वेलकम टू अलियम केमिस्ट्री। सीयू सेट 2021 का पेपर कंप्लीट सोल्यूशन विद पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो आज के इस वीडियो में मैं पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों का सोल्यूशन कराने वाली हूँ, डिटेल सोल्यूशन। एंड आई होप आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे बिकॉज पूरा पेपर आपको यहाँ कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये पेपर था आपका 24 सितंबर 2021 को पेपर हुआ था। तो ये बच्चे का रिस्पॉन्स किया है, मैं उसी से पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, पहला जो पार्ट ए आता है वो हमेशा जर्नल क्वेश्चंस का होता है, तो 25 क्वेश्चन तो हमारे जर्नल होंगे जो कि 10-15 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो इन्होंने लिखा है माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस। सो बड़ा सिंपल होता है बच्चों। इन क्वेश्चंस में क्या करो, पहले अपने डिजिट्स लिखो, नॉर्मल 40, देन आपका 12 है, देन 3 है, 6 है, 60, राइट। ऐसे नॉर्मल लिखो। अब देखो प्लस मल्टीप्लाई का मीन्स क्या लिख रखा है, प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, प्लस का मतलब क्या लिख रखा है, डिवाइड, तो आप यहाँ डिवाइड लिख देंगे, राइट। उसके बाद है माइनस, माइनस का मतलब था मल्टीप्लाई, यू कैन जस्ट राइट द मल्टीप्लाई। फिर लिखा हुआ है डिवाइड का मतलब है माइनस, तो डिवाइड का मतलब यहाँ पे सॉरी प्लस है तो अगेन प्लस की जगह लिखा जाएगा डिवाइड। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा एक रूल होता था हमारा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। डमास रूल ही यहाँ पर लगने वाला है, और जब आप इस रूल को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे। देखो ये वाला डिवाइड फैक्टर है और एक ये डिवाइड फैक्टर है, दोनों को सॉल्व किया, यहाँ पर 4 आएगा एंड आई थिंक यहाँ पर आएगा 1/10, ठीक है। और इधर कौन है आपका 40 प्लस दैट वन। इसे सॉल्व करते हो तो आंसर बनता है 40। देखो इसे आप सॉल्व करोगे अप्रॉक्सीमेटली 0.4 बनेगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.4 बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 40.4। हमारा आंसर आ रहा है 40.4। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है, यहाँ बिल्कुल भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आप सेलेक्ट कर आते 4, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर 4 आंसर आएगा। अगर आपका सही है तो आपको कंप्लीट 4 मार्क्स मिलेंगे। याद है ना आपको, लास्ट ईयर चेंज हो गया था पैटर्न। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दिस। आइए आपको सोल्यूशन भी नजर आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाए। शायद अभी आपको अच्छे से क्लियर विजिबल होगा। ये स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन था आपका नॉर्मल। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डीजीसीए का मतलब क्या होता है। तो डीजीसीए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन। तो ये जो फुल फॉर्म होती है, शायद आपने, ये सेफ्टी रूल्स के लिए होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, सेफ्टी रूल्स के लिए होता है, ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स के लिए। तो ये तो किसी ने पढ़ा ही नहीं होता, मतलब नॉर्मल अगर आपने कभी इसको पढ़ रखा होगा तभी आप इसका आंसर करेंगे। बाकी मैं इसका राइट आंसर बता देती हूँ, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा था कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से स्पेलिंग करेक्ट कौन सा है। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग आपको यहाँ पर बताने थे। अपॉर्चुनिटी की जो करेक्ट स्पेलिंग है, दिस इज करेक्ट स्पेलिंग, दिस इज योर दैट वन। सो ये आपके अपॉर्चुनिटी की बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसको थोड़ा सा देखो जूम करना पड़ेगा क्योंकि आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा तो क्या फायदा होगा। और रही बात ये पेपर की, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से पेपर आपको मिल जाएगा। आंसर की तो नहीं मिलेगी, आंसर की मैं खुद ही यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ। यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है, अ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स, ये एक फ्रेज है यानी एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर आप यहाँ पर चेकआउट करें, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यूनिक प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम, तो यहाँ पर जो होता है दिस इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक आप इसको थोड़ा मुहावरे के टर्म में देखोगे तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डिफिकल्ट प्रॉब्लम आने वाला है, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, एक और क्वेश्चन है। अब देखो इसमें उसने हमें क्या कहा है कि 20 को उन्होंने कोड को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, राइट। उन्होंने क्या किया, 20 लिखा है, देखो TWENTY, दिस इज अ 20, और कैसे रिप्रेजेंट किया, 8 6 3 9 8 5, ओके। और दूसरी तरफ हमारे पास लिखा है उन्होंने 11, ELEVEN, राइट। और इसका जो लिखा हुआ है 323039। आपको फाइंड आउट किसका करना था, 12 का करना था। सो दिस इज TWELVE। अब यहां से आप बहुत सिंपली तरीके से देखो, टी के लिए क्या है, 8 है तो 8 लिखा गया। W के लिए क्या है, 6 है तो 6 लिखा गया। E के लिए क्या है, 3, यहां पर भी E के लिए 3 है तो 3 लिखा जाएगा। L के लिए क्या है, यहां पर चेकआउट करेंगे, L के लिए 2 है। V के लिए क्या है, 0 है तो 0 लिखा जाएगा। अगेन E के लिए 3, तो 863203, ये ऑप्शन कहां पर है, आई थिंक ये फर्स्ट ऑप्शन है, या दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका फर्स्ट, तो बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे 1 ऑप्शन लगा कर आते हैं तो देखो ऐसे कुछ करना है वहाँ पे कोडिंग, बहुत ईजी होती है। मतलब मैं इसके लिए आपको ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ पढ़ो, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर को भी सॉल्व कर लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपके पास क्या है, इन द रो ऑफ अ ट्री, ठीक है, ट्री की रो है, वन ट्री इज द फिफ्थ फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी ट्रीज आर इन देयर रो, आपको बताना है रो में कितने ट्री होंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं कैसे रो बना देती हूँ, वन ट्री इज फिफ्थ फ्रॉम द आइदर एंड, आप इधर से शुरू कर लो तब भी फिफ्थ नंबर बन रहा है, इधर से शुरू कर लो तब भी फिफ्थ बन रहा है। अब इससे पहले अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करती हूँ तो 4 नंबर यहाँ पर आता है, इस साइड से स्टार्ट करती हूँ तो 4 नंबर यहाँ पर आता है। तो मेरे पास यहाँ देखो, इसका मतलब यहाँ पर भी एक थर्ड नंबर ट्री होगा, यहाँ पे 2 नंबर होगा, यहाँ पे 1 होगा, इधर भी कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब काउंट करके बता दो कि टोटल ट्रीज कितने हैं यहाँ पर, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इज द राइट आंसर, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इज द राइट। आप नॉर्मली कर सकते थे इस क्वेश्चन को, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगर नहीं समझ आया तो एक बार बैक करके देख लेना। वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया आउट ऑफ ब्लू, आपको बताना है आउट ऑफ ब्लू फ्रेज का जो नियरेस्ट मीनिंग है, दिस इज अनएक्सपेक्टेडली, जो अनएक्सपेक्ट होता है, यहाँ पर जो ये करेक्ट ऑप्शन आएगा, अनएक्सपेक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो देखो फ्रेज है, पता नहीं कभी आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी है, तो अगर आपने फ्रेजेस को पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर लगा सकते हो, बाकी मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इन्हें पढ़ो बैठ के, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, टाइम ही नहीं होता इतना, केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ लेना, इनसे बेहतर तो वही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बाकी है कि आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर लो जैसे मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। अगर आप कहोगे तो ये 2021 का पेपर है, 20 का चैनल पर मिल जाएगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, मैंने 2020 का पेपर भी सॉल्व करवाया था। नियरेस्ट मीनिंग बताना है, टू रेन कैट्स एंड डॉग, तो इसका मतलब होता है हैवी रेन, यहाँ पर इसका मतलब होता है हैवी रेन, ये भी एक फ्रेज है, मुहावरा है, इसका मतलब होता है हैवी रेन। नेक्स्ट आता है इसका सिनोनिम बताना है स्वैंकी, स्वैंकी का जो होता है पोश होता है, दैट्स अ पोश। तो ये डिक्शनरी मतलब इंग्लिश का है, अगर आपको आती है तो बेहतर है, नहीं आता है तो आपका गलत हो जाएगा। बाकी पीवाईक्यू उसको एक बार देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लाइक इसी तरह से है कुछ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है इसका अपोजिट, इसका मतलब होता है अपोजिट वर्ड बताना, ठीक है, वो पहले वाला जो था उसका सेम मतलब होता है। देखो यहाँ पर जो होता है दैट्स अ मीनिंग, इसका अपोजिट वर्ड होता है परमानेंट, ये होता है एक चीज परमानेंट हो जाना, दैट्स अ परमानेंट वर्ड, ठीक है। उसके बाद 11th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसको करेक्ट वर्ड बताना है, आफ्टर यू डैश यूर लाइफस्टाइल यूजली चेंज। अगर आप, ये तो सबको पता है, शादी के बाद लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, तो आफ्टर यू खेलने के बाद नहीं होता, सोने के बाद नहीं होता, शॉपिंग के बाद नहीं होता, लाइफस्टाइल चेंज होता है आफ्टर द मैरिज। तो इन्होंने यहाँ पे आपको लिखना है आफ्टर यू गेट मैरिड योर लाइफस्टाइल यूजली चेंज, सो दैट्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको बताना है, इनका लीस्ट मतलब एलसीएम, अगर सोचो तो एलसीएम बताना था इसका, 26 36 एंड 40 का एलसीएम अगर आप फाइंड आउट करते हो तो 360 आएगा, शायद आपको आता होगा एलसीएम फाइंड आउट करना, कुछ ऐसे बचपन में हमें सिखाया गया था, 24 36 एंड 40। अब देखो 2 के टेबल पर जा रहा है, ये सबसे पहले 2 के टेबल पे भेजेंगे, ऐसे ऐसे करके आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 360 राइट आंसर आएगा। आप भेज देना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे और भी कराने हैं तो ऐसे टाइम खराब हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन अ ग्रुप, जो चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप, तो वो है आपका स्वॉर्ड। ये देखो पिस्टल होती है, गन होती है, जो राइफल, जो भी आप इसे रिफल वगैरह बोलते हो, ये सब कौन है, ये सब आपके क्या है, एक मतलब क्या बोलते हो आप उसे, अरे गन के वो है ना, ये मतलब ये सबका एक ही काम है, गन के अंदर काम होता है ना, गन, रिफल और उसका पिस्टल, ये जो है स्वॉर्ड, ये इनमें से अलग है, तो दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जरा, जस्ट ओके। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि मिसिंग नंबर बताना है। ओके, सो मिसिंग नंबर बताना है तो मैं इसको जरा लिख देती हूँ, 1 3 3 6 7 9। कई बार ऐसा होता है प्रीवियस ईयर उठा के चिपका देते हैं वो, तो प्रीवियस ईयर तो कर ही लो एटलीस्ट। देखो 1 से लेके 3 तक का जो गैप यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो +2 का गैप नजर आ रहा है, राइट। अगर मैं 3 से लेकर 3 के बाद अगर मैं 7 की बात करूं तो कितना गैप नजर आ रहा है, 4 गैप नजर आ रहा है। 7 से लेकर अगर हम बात करते हैं, ये बीच में एक मिस हो गया ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमें मिसिंग बताना है, तो अगला गैप कौन सा होगा, देखो 2 होगा, 4 होगा, तो 100% है कि अगला कौन सा होगा, 6 वाला गैप होगा, है ना। अगला कौन सा गैप होगा, 6 यहाँ पर आएगा, सॉरी गलत लिख रखा है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गैप आएगा, यहाँ पे एक लीव करके ना, सॉरी इसको थोड़ा सा ठीक कर लो, यहाँ पर गैप आएगा, एक को लीव करके यहाँ पे कितना आएगा, +6 ऐड कर दो, तो आप +6 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे अगर आप +6 ऐड करोगे तो कितना बनेगा जी, इसमें करना है। देखो यहाँ पर एक चीज देखो ना, ये 2 है, 1 में 2 ऐड करा 3 बना, 3 में 4 ऐड किया 7 बना, अब 7 में 6 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 13 ही तो बनेगा, तो यहाँ पे 13 करेक्ट ऑप्शन आएगा।
बाकी और भी तरीके हैं इसके करने के, ऐसा नहीं है, और बहुत सारे तरीके, जैसे आप देख सकते हो 3 का टेबल है यहाँ पे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये आ गया 3 4 जा 12, तो इस तरह से आप और भी यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकते थे। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अभी हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई 15 इंक्रीज बाय द 196, तो कौन सा नंबर होगा अगर हम उसको, तो 14 होगा भाई, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे 14 आंसर आएगा। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय द 15 इंक्रीज बाय द 196, तो दिस इज द 14 नंबर। ठीक है, मैथमेटिक्स का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, समझ कर देखो। थोड़ा जो अलग सा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको नहीं मिल रहा होगा आंसर, मैं वो ज्यादा कराने की कोशिश करूंगी। अभी देखो हमसे अगला सवाल पूछा गया 46th प्रेसिडेंट कौन है यूएसए का, तो दिस इज अ जॉय बिडेन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इनमें से पूछा गया प्लैनेट होता है ऑर्बिट, जो प्लैनेट होता है ना वो ऐसे घूमता है, और जिसमें वो घूम रहा है इसे ऑर्बिट बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं प्रोजेक्टाइल ऐसे होता है, इस पाथ को क्या बोला जाता है, ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है। प्लैनेट ऑर्बिट में घूमता है और प्रोजेक्टाइल के पाथ को बोला जाता है ट्रेजेक्ट्री, जिसमें वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो दिस इज द 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट, अरे सॉरी, ये आएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कितना ही इजी क्वेश्चन पूछा, इनको प्लस करना था। नॉर्मली आप इसे प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 43974। आप इन्हें प्लस करके देखना, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, नहीं सॉरी 4 मार्क्स में बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, अ ट्रीजर मस्ट डैश, अ ट्रीजर मस्ट यहाँ पे बताना था, अ ट्रीजर कहाँ गया, अ ट्रीजर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड, अकाउंट फॉर आएगा इसमें, गिवन अकाउंट नहीं आएगा, अकाउंट आएगा सीधा। अ ट्रीजर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड, ठीक है, तो ये आएगा 19th का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 20th क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है ये क्या हो गया इसको, आपको दिख रहा है अच्छे से, दिखना चाहिए बच्चा, मेरी पूरी तो यही है कि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। अकॉर्डिंग टू द NEP 2020 द स्कूल सिस्टम, NEP क्या होता है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है NEP, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने स्कूल सिस्टम को चेंज किया। ये देखो शायद ही आपको याद होगा, इसका सेकंड आंसर करेक्ट है 5334, ये बहुत ही कम बच्चों को याद होता है और इस बच्चे ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ। बाकी इसका आंसर है सेकंड, 5 + 3 3 + 4, तो ये अगर आपने पढ़ रखा है तो सही रहेगा। उसके बाद आता है रशियन वैक्सीन कोविड-19 कौन सी थी, रशिया की वैक्सीन कौन सी थी, बच्चे को पता होगा, ये थी आपकी 5th, मतलब ये वाली 5th वाली, स्पुतनिक 5th वाली, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22। सो नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें और पूछा है ना, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन अ ग्रुप, इनमें से अलग कौन सा लग रहा है आपको, तो अलग आपका कौन सा 36 है, कैसे, हाँ जी बच्चा कैसे है, देखो टेबल पे चेकआउट कर लो, 7 के टेबल पर आ रहा है 7 × 3, 7 × 7, 7 × 8, और ये कहाँ पर आ रहा है 6 × 6, तो ये अलग है। ये कोई और आपने वे देखा होगा तो उससे भी देख सकते हो, तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें हमसे अगेन कुछ इडम पूछी गई है, स्पिल द बीन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है टू रिवील समथिंग दैट इज सपोज टू बी केप्ट अ सीक्रेट, मतलब किसी चीज को, स्पिल द बीन्स का मतलब है किसी चीज को आपने रिवील कर देना जिसको हमने सीक्रेट मान रखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इडम्स, फ्रेज वगैरह, ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं और अगर सही आता है तो तभी अटेम्प्ट करना, नहीं आता ना लीव कर देना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश अगर आपकी ये इडम वगैरह तो पढ़ रखा होता है तभी काम बनता है। डैश ही वाज वेल नोन ही इज वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ पर अगर डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज वेल नोन एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। मैं आपको यही बार बार कहूंगी, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव में मार्क्स चला जाएगा, मैथमेटिक्स के लगा लेना सारे क्वेश्चन, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है ना सारे लगा लेना, मैथमेटिक्स के आप लगा लेना क्वेश्चन, पर इंग्लिश का अगर श्योर हो तभी लगाना, वरना लीव दैट। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, इनमें से कौन सा नंबर है जो डिफरेंट है, देखो 8 2 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, बट 28 किसका क्यूब होता है, किसी का भी नहीं होता, तो 4th इज द राइट ऑप्शन। उसने हमसे यही पूछा था कि यहाँ पर ओड कौन है, तो ये 25 क्वेश्चन आपके डन हो गए हैं पार्ट ए के। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी के, जो कि पार्ट बी होता है आपका केमिस्ट्री का। सो पार्ट बी में अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, इसको अब मुझे अच्छे से जूम करना होगा, क्योंकि चलिए पार्ट बी को भी हम स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए आपको अच्छे से क्लियर विजिबल होना चाहिए, मैंने इसको काफ़ी अच्छे से जूम कर दिया, अब आपको दिखना है, क्योंकि मेन तो केमिस्ट्री का है, जनरल एप्टीट्यूड तो आप एक बार देख के समझ के कर लेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमसे पूछा गया कि द T हाफ इज द रिएक्शन इज डबल, अगर हमने T 1/2 T हाफ
ऑफ अ रिएक्शन, पहली बात ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का, मैं साथ के साथ बता दूंगी क्वेश्चन कहाँ का है। दिस इज अ सीके केमिकल काइनेटिक्स। टी हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब टी हाफ है वो डबल हो जाएगा अगर आप उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को भी डबल कर रहे हो। अब आप ये सोचिए कि कौन सा रिलेशन होता है जहां पर आपका जो टी हाफ होता है यानी कि हाफ लाइफ टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। सो आपको याद होगा रिलेशन टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय 2 के। ये कहाँ का रिलेशन होता है? अगर आप इस रिलेशन को चेकआउट करते हो तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नोट के, और ये रिलेशन होता है जीरो ऑर्डर का। देखो केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर का क्वेश्चन आया तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर जीरो ऑर्डर इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट होता है, सेकंड ऑर्डर इनवर्सली होता है, थर्ड ऑर्डर स्केयर का इनवर्स होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसको रबी कर दूं ना मैं, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा, मेरे को ये रबी करना पड़ेगा ताकि अच्छा सा लगे ना, ऐसे बेकार लग रहा है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे पूछा गया था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सबसे पहली बात तो ये नोटिस करने की है, उसने हमसे पूछी है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द वीक फील्ड, राइट। वीक फील्ड का मतलब होता है कि आपको पेयर नहीं करना, और ऑक्टाहेड्रल वैसे है और D6 कॉम्प्लेक्स है, ये चार बातें मेन है। ये क्वेश्चन आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वहां आपसे पूछा गया है कि D6 है और D6 कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल। आपको मेरी ट्रिक याद होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए जो होती है वो होता है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर का मतलब क्या होता है कि 2 ऑर्बिटल ऊपर आ जाएंगी, D की 5 होती है ना, और 3 ऑर्बिटल आपकी नीचे बन जाएंगी। ऊपर से वीक फील्ड है, तो वीक फील्ड का मतलब है आराम से पेयर करोगे आप ऐसे 1 2 3 4 5, और पेयर तो होगा नहीं तो सीधा मतलब 6th पर्सन यहाँ पर आएगा। अब ये आपका बन गया D6 ऑर्बिटल, वो भी वीक फील्ड के लिए। अब देखिए D6 के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो बैरियर सेंटर होता है, बैरियर सेंटर में ये होता है माइनस के 0.4 और ये होता है आपका 0.6, ठीक है। अब आप बताएं कि नीचे कितने हैं, देखो कैसे निकालनी है, CFC कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिएगा। ये माइनस कितने यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 4 है, तो 4 इंटू माइनस के 0.4, राइट, प्लस करेंगे। यहाँ पे कितने हैं 2 2 इंटू 0.6 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आई थिंक आपका आंसर आएगा माइनस के 1.6 यहाँ से, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो आएगा 1.2, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेट अ माइनस के 0.4 आंसर आपको नजर आ रहा होगा। बट स्टिल आप यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे बिकॉज ये आपका डेल है, आपको निकालना था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो कि नेगेटिव नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली उसे कैंसिल आउट करेगी और आपका आंसर आएगा 0.4 डेल। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आप CU सेट का पेपर 2017 का देख लो, 2018 का देख लो, 2019 का, 2020 का, हर साल ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो कमेंट करके लिखिएगा, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां से अपने प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखो मेरा मेन है कि आपको इस वीडियो से सारा पेपर आपका क्लियर हो जाए, आप सारा पेपर इसे कवर अप कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से क्वेश्चन है, ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स से, और थर्मोडायनेमिक्स का भी कौन सा टॉपिक है जी, मैक्सवेल का टॉपिक है। मैक्सवेल स्केयर का टॉपिक है, जिसे आप ऐसे बनाते हैं सत्य प्रकाश त्रिवेदी, ऐसे ही लिखते हैं ना। यहाँ पे देखिए आप ऐसे बनाएंगे सत्य प्रकाश त्रिवेदी, हे प्रभु आओ, यहाँ पर क्या आता है हे गॉड आओ, हे गॉड आओ। तो ये आपका मैक्सवेल स्केयर है, इससे आपको यहाँ पे रिलेशन बताना था। इसमें क्या होता है कि अगर आप एरो के साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव रहता है, एरो से अपोजिट जा रहे हो तो आपका नेगेटिव रहता है। बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों, दैट्स अ वेरी नाइस ट्रिक। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना था कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर आपको ये ट्रिक आती है तो देखो इसमें नहीं करेक्ट नहीं, नोट करेक्ट पूछा है, गलत पूछा हुआ। देखो ये वाले सारे ऑप्शन इसमें सही है, जो गलत ऑप्शन है ना वो ये गलत है। अगर आपने मैक्सवेल स्केयर पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप मुझे बता देना, मैं ये ट्रिक आपको अपने चैनल पर इसकी एक वीडियो बना दूंगी और आपको समझा दूंगी कैसे आंसर आता है। इसमें यहाँ पे गलती कर रखी है, देखो T से S की तरफ जा रहे हैं। जब भी आप T से S की तरफ जा रहे हो, मैंने अभी अभी बोला एरो की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव होता है, बट एरो से अपोजिट जाओगे तो नेगेटिव होगा। देखो एरो आ रहा है नीचे की तरफ, एरो जो जा रहा है वो S से T की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो T से S जाना है। T से S जाने का मतलब नेगेटिव होना चाहिए था, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए था, जो कि नहीं दिया। हालांकि P से भी देखो, P से भी पॉजिटिव है, ये सही था। ये गलत है, उसने नेगेटिव नहीं दिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा फर्स्ट। उसने पूछा था इनमें से गलत कौन सा है, तो पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, ठीक है।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन आता है आपका, अगेन ये क्वेश्चन भी आपका बनता है थर्मोडायनेमिक से। और ये थर्मोडायनेमिक में क्या, ये सेम क्वेश्चन आपको गेट के पेपर में देखने को मिलेगा। गेट 2021 के पेपर में लुक लाइक सेम ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कार्नोट इंजन का, और अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल ही बहुत ईजी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बतानी थी, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज अ T1 माइनस के T2 डिवाइड बाय द T1। तो T1 कितना है बच्चों आपके पास, T1 मतलब टेम्परेचर 1, केल्विन में चेंज करना है सबसे पहले, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो T1 कितना है आपके पास, 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन, राइट। और फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273 केल्विन, डिवाइड बाय T1 कितना है, 373। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, व्हेन यू सॉल्व दैट आपको मिलेगा ऊपर 100, नीचे मिलेगा 373। अब इसका क्या कर दो, आप इसका परसेंट निकालेंगे, इसके लिए आप परसेंट फाइंड आउट करेंगे, तो परसेंट आप फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 26.8% इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपका डन हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है हमारा, अच्छे से जूम हो जाए, क्वेश्चन नंबर 5। सो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था बॉन्ड लेंथ ऑफ अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम। बॉन्ड लेंथ के बारे में बताना है, और किसके लिए बताना है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड लेंथ बतानी है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन को समझना है, आईआर स्पेक्ट्रा होमोन्यूक्लियर डायटोमिक का बॉन्ड लेंथ नहीं बता रहा है, वो वैसे भी फ्रीक्वेंसी का हमें डाटा देता है, हाँ बॉन्ड लेंथ का भी देता है, ऐसा नहीं है, बट पर्टिकुलर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक का थोड़ी देता है, वो तो डीडीएम का देगा, जिसके बाद डायनेमिक डायपोलमेंट होता है वो उसका डाटा देता है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है इसका, ये गलत ऑप्शन है यहाँ पे। हाँ, इसका आंसर आता है रमन स्पेक्ट्रा या रमन स्पेक्ट्रा में से आएगा, बट रमन में भी दो है, रोटेशनल या वाइब्रेशनल। रमन में जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है ये हमें करेक्ट आंसर देता है बॉन्ड लेंथ ऑफ द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, ये बिल्कुल करेक्ट हमें आंसर देगा रोटेशनल होमोन्यूक्लियर के लिए। याद रखिए, जैसे आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये है मेरी एग्जाम्पल किसका, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का। अब हाइड्रोजन का डीडीएम नहीं होता तो आईआर आंसर नहीं आएगा, माइक्रोवेव नहीं आएगा, इसका जो आंसर आएगा रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम इसकी बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, ना कि वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा से। तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट होगा। एक बार पढ़ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहाँ से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अरे मैंने ये, एक सेकंड बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन नहीं बताया ना कहाँ से, मैं ये बता देती हूँ, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी ना। ये वाला जो क्वेश्चन आपका आया है, ये आया है, वैसे तो मैं ऐसे क्या ही कहूँ इसको, ये कहाँ से बताएं इसको क्वेश्चन, ये वैसे स्पेक्ट्रा से लिख लो, क्योंकि स्पेक्ट्रा की ही बात करेंगे। स्पेक्ट्रास्कोपी मान लो सारी, फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक दोनों स्पेक्ट्रा का, ठीक है, दोनों स्पेक्ट्रा का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6th यहाँ पे नजर आ रहा है, लेट मी चेक, यहाँ पे ऐसे, यस। तो 6th क्वेश्चन आपका कहाँ से है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया स्टीरियो केमिस्ट्री से। और आपको पता है ये क्वेश्चन आप इस तरह से क्वेश्चन आपको जैम के पेपर में भी मिला होगा। जैम के पेपर 2020 में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन था एस और आर वाला। देखो उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि आरएस नोटेशन बतानी है, वेरी इजी क्वेश्चन है। मेरी एक ट्रिक है, हर बार 10 बार हर वीसीआर, हर आप अभी तो आप इसको ऐसे ही कर लो, हर हर महादेव से याद कर लो या जैसा भी है। देखो आपको कोई भी ट्रिक चाहिए ना, मैं साथ साथ अपनी ट्रिक जरूर लिख रही हूँ, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम ये वाली ट्रिक बता दो, स्टीरियो केमिस्ट्री की बता दो, या कौन सी ट्रिक बतानी है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल, ए का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, आर का मतलब है आर कॉन्फिग्रेशन आ जाना। अगर 4th पोजीशन पर आपका हॉरिजॉन्टल है तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आर आंसर आएगा, बट अगर 4th ही पोजीशन हॉरिजॉन्टल है बट क्लॉक चल रहा है तो एस आंसर आएगा, इसका अपोजिट कर देना। अब यहाँ पर चेकआउट करते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना दूं ताकि आपको दिख जाए, पहले मैं फर्स्ट कार्बन की बात कर रही हूँ, सिर्फ ये वाला, यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ OH है, और यहाँ पर आपका एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, इसको मैंने ऐसे ही बना देती हूँ बस, इसके फर्दर भी कुछ है। तो यहाँ पर अगर नंबरिंग की बारी आएगी तो नंबरिंग कैसे दी जाएगी, सबसे पहले ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर, उसके बाद ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, इस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, इसके साथ बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो सेकेंड नंबर, इसे 3rd नंबर दिया जाएगा, और 4th नंबर यहाँ पर। अभी देखो कि 4th नंबर कहाँ पर आया, हॉरिजॉन्टल पर, और अब मेरे को कहाँ जाना है 1 2 3, तो मैं कैसे जाऊंगी, मैं जाऊंगी कुछ ऐसे, ये देखो 1 2 3, ये कैसे जा रहे हैं जी, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं 4th पोजीशन पर, हॉरिजॉन्टल है, एंटी क्लॉक जा रहे हो तो आर आंसर आएगा, यानी फर्स्ट वाले का आर आंसर होगा। तो ना तो ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है, 3rd और 4th में से होगा। अब मैं सेकंड को चेकआउट करती हूँ, सिमिलरली मैंने सेकंड को चेकआउट किया, सेकंड में ये क्या आएगा, 1 नंबर इसको आएगा, ब्रोमीन को,
ज़्यादा मास है इसको सेकंड नंबर जाएगा, इसको थर्ड जाएगा, इसे फोर्थ जाएगा। अगेन ऐसे जाऊंगी तो कैसे चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, फिर से फोर्थ आएगा, मतलब आर ऑप्शन आएगा। तो पहले वाले के लिए भी आ रहा है, दूसरे वाले के लिए भी आ रहा है, तो राइट ऑप्शन आएगा फोर्थ। ये गलत है। ये एक ट्रिक से सॉल्व होता है बहुत आसान तरीके से। बाकी इसका आंसर 1R 2R आएगा। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा इसे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ से आपका? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री वर्ड यूज कर लेती हूँ। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द रोम फीचर, गलत बताना है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता है यानी कि RLI के बारे में बताना है। इसमें से गलत बात क्या लिख रखी है? ये पायरोफोरिक होता है। पायरोफोरिक मतलब जो फायर को कैच कर ले। एग्रीग्रेट एज अ वेरियस सॉल्युबल इन अ सोल्यूशन, शुड एसेस ओनली द इनर्ट एटमोसफेयर, मॉइस्चर इनसेंसिटिव। मतलब क्या ही बात कर दी है। अगर आप पहले 3 ऑप्शन को देखो तो वो पहले 3 ऑप्शन हमें एक बात कह रहे हैं। वो एक ही बात कह रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे कि आपने देखा होगा सोडियम को, आप सोडियम को पानी में डालते हो तो क्या होता है, एकदम से रिएक्शन होती है ना बढ़िया वाली। पोटाशियम को डाल दो, सोडियम को डाल दो, यानी कि ये सेंसिटिव है। तो ये हम फिर यहाँ पर एक वर्ड बोलते हैं कि इसको ना मॉइस्चर, ये मॉइस्चर में भी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको हम केरोसिन में डिप करके रखते हैं। तो वहाँ ये भी तो यही बात हुई। पायरोफेरिक मतलब आसानी से आग पकड़ लेता है, एक खतरनाक रिएक्शन करता है, और इनर्ट एटमोसफेयर में भी इसको ये असेस हो जाता है। तो उन्होंने फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा? मॉइस्चर इनसेंसिटिव। क्या ये मॉइस्चर में रिएक्शन नहीं करेगा? जब ये इनर्ट एटमोसफेयर में रिएक्शन करने के लिए तैयार है तो मॉइस्चर में क्यों नहीं करेगा? ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत था। बाकी तीनों ऑप्शन एक ही बात कह रहे थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन था फोर्थ आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आता है कंडक्टेंस से। ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिला है? कंडक्टेंस चैप्टर से मिला हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक कंडक्टेंस एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको बताना है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको इसके लिए बताना है। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, कंडक्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं और वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे होता है साइज का फैक्टर। जैसे पोटाशियम है, पोटाशियम, सोडियम और आपका कौन है? लिथियम। सबसे पहले इनका चेकआउट करेंगे। और भी होते हैं। अगर उसने मतलब नॉर्मल का है ना डाइल्यूशन की बात, तो जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस बढ़ेगी। यहाँ पे मैक्सिमम साइज मैक्सिमम कंडक्टेंस, बड़ा सिंपल है। ये वाली लाइन तो बिल्कुल सही है, मैक्सिमम साइज मैक्सिमम कंडक्टेंस। तो ठीक है, पोटाशियम का सबसे ज़्यादा, देन सोडियम, देन लिथियम। तो यहाँ पर हमें लग रहा है शायद हमारा ये आंसर आएगा। बट हाइड्रोजन की बात आ रही है। हाइड्रोजन जो प्लस है इसका तो K+ से ज़्यादा, सॉरी अरे क्या हो गया इसको, हाँ, हाइड्रोजन की तो K+ से ज़्यादा ही कंडक्टेंस होती है। इसके पीछे क्या रीज़न आता है? ग्रोथस ड्रैपर लॉ। शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ रखा होगा तो एक बार किताब में देख लेना। ग्रोथस ड्रैपर लॉ होता है, उसको पढ़कर आना। वहाँ पे उसने बहुत अच्छे से बता रखा है कि होता क्या है। अगर आप H+ की बात करते हो, अगर जैसे आपके पास H2 है, ठीक है, तो H2 में क्या होता है कि ये वाला H+ यहाँ पर आएगा और अगले वाले को लीव करेगा। तो इतनी बढ़िया कंडक्टेंस होती है, बहुत ही बढ़िया कंडक्टेंस यहाँ पर देखने को मिलती है H+ के केस में। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो राइट आंसर आएगा यहाँ पर फोर्थ इज योर राइट ऑप्शन। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट आएगा। H+ का रीजन क्या आता है? ग्रोथस ड्रैपर लॉ। और यहाँ पर पोटाशियम का आता है जितना ज़्यादा साइज उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसे जूम करो अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कहा गया है? नहीं सॉरी 9 है अभी तो ना। या तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कहा गया है कि आपके पास क्या है? सिस ऑल्फिन। सिस ऑल्फिन क्या होती है? मतलब डबल बॉन्ड। इनका कहने का मतलब होता है, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया होता है, बाकी कुछ नहीं। पर सिस है, सिस का मतलब है दोनों आर ग्रुप सेम साइड पे लगा देना। बस नॉर्मल दोनों आर ग्रुप आपने सेम साइड लगा दिए। अब इसके अंदर क्या ऐड करनी है? ट्रिपलेट कार्बिन ऐड करनी है। तो कोई भी ट्रिपलेट कार्बिन ले लो। ट्रिपलेट कार्बिन का मतलब होता है उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और ऐसे बनाकर दूसरा इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होगा। अब आप यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन आपने यूज कर ली। इसके बाद आप इनकी रिएक्शन कराओगे। आप बहुत आराम से स्टेप वाइज एडिशन कराना, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बिन में। तो सबसे पहले बनाओ, देखो ये वाला जो होगा आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने पर यहाँ पर आपका कनेक्ट हो जाएगा ये वाला कार्बन। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन कनेक्ट होगा। मैं आपको शो करना चाहूँगी, मैं कार्बन नहीं लिखती, मैं आपको ऐसे बताती हूँ। यहाँ पर आर ग्रुप है, यहाँ पर भी आर ग्रुप है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर था, नॉर्मली एक हाइड्रोजन यहाँ था। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के साथ इसने किसके साथ बना दिया? आपकी कार्बिन के साथ बना दिया। मैं ऐसे सी लिख रही हूँ, अभी आप ये कहोगे हाइड्रोजन, तो इसको एक्स लिख दो। यहाँ पे एक्स लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है, एक्स पॉइंट लिख दिया मैंने। तो एक्स के एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या हो सकता है जी?
यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको लग रही है? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, आइदर ये इसके साथ ऐसे कंबाइन हो जाए, ठीक है, नॉर्मल इसके साथ कंबाइन हो जाए तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आर प्रोडक्ट यहाँ, आर यहाँ, सॉरी आर यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर बनकर ऐसे कनेक्ट हो सकता है। एक तो ये चांस है, इसका मतलब ये तो सिस प्रोडक्ट मिल गया। एक और पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, आपको पता है अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की तो रोटेशन पॉसिबल है, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन पॉसिबल है तो ये रोटेट हो जाएगा। अगर ये रोटेट होता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इधर आपका क्या बन जाएगा, आर ग्रुप बन जाएगा, इधर आपका एच बन जाएगा, यहाँ पर आपका एच है और एक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कौन सा प्रोडक्ट मिल गया, ट्रांस प्रोडक्ट मिल गया। तो यहाँ पर आपको दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मिक्सचर ऑफ सिस मिल रहा है एंड ट्रांस, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बट अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना क्वेश्चन नंबर डाल के, मैं कमेंट में बाद में रिप्लाई कर दूंगी। तो इसमें बड़ा सिंपल है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज याद रखना, अगर कहीं पर भी आपको सिंगल बॉन्ड मिलता है वो रोटेट कर जाता है, रोटेट की वजह से आपको ट्रांस प्रोडक्ट भी मिल रहा है और आपको सिस प्रोडक्ट भी मिल रहा है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, लेट मी चेक। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये तो बेसिकली रिएक्शन का क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को या रिएक्शन मतलब जो भी आप, मैं तो ऑर्गेनिक का बोल के मतलब ऑर्गेनिक में ही इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको पता है कहाँ से आया होगा, क्वेश्चन नंबर 10। सो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमसे पूछा क्या गया, बाय यूजिंग द ट्रांस इफेक्ट आपको बताना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन आता है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आप इसे क्वेश्चन कहें, मतलब मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको पढ़ाया था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट पॉइंट मैं यही पढ़ाती हूँ, रिएक्शंस, जिसके अंदर हम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांस इफेक्ट का क्वेश्चन है, दिस इज द ट्रांस इफेक्ट क्वेश्चन। तो ट्रांस इफेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको बताना है कि ट्रांस इफेक्ट में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, देखो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वैसे आपको याद होगा क्योंकि ना ये रिएक्शन पेपर में सीधी होती है, सिस्प्लेटिन बनता है यहाँ पे, और जो यूज़ होता है हमारा एंटी कैंसर एजेंट, हमारा एंटी कैंसर एजेंट, कैंसर की ट्रीटमेंट में इसका हम यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो बनेगा आपका, यहाँ पे प्लेटिनम है, अगेन यहाँ पर अमोनिया है, अगेन यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। इस क्लोरीन को रिप्लेस किया जाता है बाय द अमोनिया। और आपको पता होगा जो क्लोरीन होता है ना आपका, वो स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट शो करता है कंपैरेटिवली टू अमोनिया। आपको इसके लिए ना एक रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, ये एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ट्रांस इफेक्ट के नाम से। तो वहां पर आप इस टॉपिक को देखिए, आपको याद आएगा क्लोरीन होता है उसका मोर ट्रांस इफेक्ट होता है अमोनिया से, तो वो रिप्लेस करेगा, हाँ जो क्लोरीन होता है ना, तो उसी को मतलब मेरे कहने का ये पर्पस है, क्या हो गया एक सेकेंड, ट्रांस इफेक्ट ही तो बताना था ना, हाँ तो ये जो अमोनिया है, अरे इसमें तो ट्रांस की जरूरत ही नहीं थी, क्या बता दिया मैंने, हाँ ये इसमें ट्रांस का देखो पहली सबसे अमोनिया है, अमोनिया अमोनिया को रिप्लेस नहीं करेगा, क्लोरीन क्लोरीन है, तीनों में से क्लोरीन को रिप्लेस किया जाएगा। कहाँ से रिप्लेस किया जाएगा, ट्रांस इफेक्ट से रिप्लेस किया जाएगा, तो उसकी ट्रांसपोजिशन से। जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा ना वो सेकेंड ऑप्शन आना था, ये ऑप्शन भी नहीं आना था, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इसका ऑप्शन सेकंड आएगा, यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट लगेगा। और बाकी ना आप इसको एक बार किताब में अपने डिटेल डिस्कस कर लेना, पढ़ लेना, वहां पर आपको, क्योंकि ये ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं उस चीज़ से बहुत ही अपसेट होती हूँ। वो बात ये है कि देखो हम यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, हम सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, हम यहाँ पर चैप्टर बिल्कुल भी पढ़ा नहीं रहे हैं। अब लास्ट ईयर मेरी एक वीडियो है IIT जेम 2021 का पेपर का सोल्यूशन, मैंने वहाँ पे कंप्लीट पेपर सोल्यूशन कराया। उसमें बच्चे लिखते हैं कि मैम आपने इसका कंप्लीट सोल्यूशन हमें नहीं दिया। देखो मैं यहाँ चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक पेपर को, आई नो मेरा ऐसा मानना होता है कि बच्चा पेपर का सोल्यूशन तब देखेगा जब उसने सारा सिलेबस कवर अप कर लिया है। आप इस वीडियो को तभी देख रहे हो ना जब आपने सारा पेपर मतलब सारा सिलेबस कर लिया, यू नो वेरी वेल अबाउट द ट्रांस इफेक्ट, आपको पता है। तो जस्ट आपको हिंट ही तो देना है मुझे कि भाई इस क्वेश्चन में ट्रांस इफेक्ट लगेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा सिस्प्लेटिन। अब मैं ट्रांस इफेक्ट पढ़ाऊंगी तो ये वीडियो तो कम से कम 10-15 घंटे की बन जाएगी, अगर मेरे को ट्रांस इफेक्ट पढ़ाना पड़ जाता है यहाँ पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया है, आफ्टर दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो, अदरवाइज तो कोई बेनिफिट ही नहीं, आपको पता ही नहीं ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको तो लगेगा मैम ने सोल्यूशन कराया नहीं ढंग से, तो फिर तो आपको ऐसे ही लगेगा। मेरा ऐसा मानना है कि पेपर का सोल्यूशन आप तब देखो व्हेन यू डन योर सिलेबस, सो आई थिंक तभी, वरना तो अगर मैं टॉपिक पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो ये वीडियो पेपर थोड़ी होगा, फिर तो 100 क्वेश्चन है बच्चा, 100 क्वेश्चन के लिए मुझे कम से कम 10-15 घंटे लगेंगे टॉपिक के साथ समझाने में।
तो ये चीज़ ध्यान रखा करो प्लीज़। कमेंट सेक्शन में ऐसा लिखने से पहले एक बार सोच लिया करो कि टीचर इस पेपर को उनके लिए बनाता है जिनका सिलेबस डन हो गया और उनको जस्ट हिंट चाहिए कि हाँ इसका आंसर अच्छा ट्रांस इफेक्ट है, उन्हें पता है ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, वो डेफिनेटली इसका आंसर यही कर आएंगे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। बाकी आप जो लिखना चाहें कमेंट सेक्शन में लिख लेना। और तो नहीं है ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ से है, मेरे ख्याल से सॉलिड स्टेट है। या सो क्वेश्चन नंबर 11 आपका चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट से। बट इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी, आपको ट्रिक याद होगी हमारी, ए बी सी अल्फा बीटा सॉरी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू बी। देखो ये जो सिचुएशन है ये तो पहली सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन आती है क्यूबिक की। डेफिनेटली आप ढूंढ रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन क्यूबिक। टेट्रागोनल में ऐसा होता नहीं, मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोमिक तो बिल्कुल नहीं। टेट्रागोनल में क्या होता है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा में क्या होता है, एंगल का डिफरेंस होता है। ये वाली चीज नहीं आएगी। 120 90 कैसे इक्वल आएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्यूबिक होना चाहिए था, बट इसने दिया नहीं, बट लुक लाइक अ ट्राइगोनल। तो यहाँ पर आप ट्राइगोनल कराते तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। आना क्यूबिक चाहिए था, मेक श्योर इसका आंसर क्यूबिक आना चाहिए था, बट उन्होंने ट्राइगोनल को करेक्ट आंसर की में लिखा हुआ है एंड वी कैन चूज दैट ट्राइगोनल, ठीक है। बाकी ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, मतलब ये इससे मैच ही नहीं करते। ट्राइगोनल फिर भी इससे मैच करेगा। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप सॉलिड स्टेट में एक बार देख लेना। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपका आता है रिएक्शन मैकेनिज्म का। बड़ा ही सिंपल है मेरे हिसाब से, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। क्लास 12 का क्वेश्चन है। उसने हमसे पूछा कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है। भाई जो आपकी SN2 रिएक्शन होती है उसके अंदर आपको बताना है क्या होता है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो वहां पर क्या बनती है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सबको याद होगा। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिखने की कोशिश यहाँ पे करूँ, यहाँ पे Cl होता है, मैं नॉर्मल लिख रही हूँ। आप क्या करते हो, OH ग्रुप को बुलाते हो, किसी भी न्यूक्लियोफाइल को बुलाओगे, एंट्री कराओगे, इसे बाहर निकालोगे, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेट ना बनकर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाती है आपकी, इन्वर्जन हो जाती है। यहाँ पे इन्वर्जन होता है ना कि रिटेंशन होता है। इन्वर्जन मतलब आपको याद होगा अम्ब्रेला वाला केस, आपका क्लोरीन इधर है, OH आपका इधर आएगा, तो पूरा का पूरा इन्वर्जन हो जाता है, सिस्टम ही पलट जाता है। तो SN2 मैकेनिज्म में आता है। SN1 की बात करूंगी तो वहां पे इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, और वहां पे रिटेंशन आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अभी। आई थिंक हो गया होगा वो भी आपका क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा गया है इन्होंने कि द एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात पूछी गई है। आपको बताना है कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा इसमें से, हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक। अच्छा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओहो, ये क्वेश्चन आ गया कंडक्टेंस का, पर घुमा के पूछ लिया उसने ये पूछा है, अरे एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कंडक्टेंस का है बट उसने थोड़ा सा घुमा के पूछा है। एक्वस सोल्यूशन है इन सबका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनिया, फ्रक्टोस। आप एक बात बताओ, फ्रक्टोस जो होता है क्या उसके अंदर आयन्स होते हैं, मतलब उसका स्प्लिटिंग होगा कभी भी नहीं, वो आयन ही नहीं देता। अमोनिया आयन नहीं देता आपका, ठीक है। एसिटिक एसिड इज अ वीक, ये वीक होता है। बट हाइड्रो HCl तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब उसके पास आयन्स होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन पावर होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट से कंबाइन करो, कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट। जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ना उतना ज्यादा उसमें से करंट पास होगा। अब HCl में क्या होता है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, अमोनिया इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वीक ही है, और फ्रक्टोज तो इलेक्ट्रोलाइट में आता ही नहीं है। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट ऑप्शन। 13 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट पढ़ के मुझे लगा शायद कुछ और ही पूछ रहा है। नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन है। 14 में हमसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन रोड विल अंडरगो द करोजन फास्टर। इनमें से कौन सा जो होगा आपका आयरन रोड किस केस के अंदर उसे मतलब करोजन मतलब जंग उसे कौन से केस में जल्दी लगने वाला है, उसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, यहाँ पे करोजन फास्टर बताना था। आयरन रोड कवर्ड विद मैग्नीशियम, अगर हम आयरन रोड को मैग्नीशियम से कवर्ड कर लेते हैं, अ पार्ट ऑफ अ आयरन रोड विद मैग्नीशियम करते हैं, या फिर आपका आता है कि यहाँ पर आयरन रोड इज गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मतलब होता है उसके अंदर जैसे उसके साथ करते हो ना आप गैल्वेनाइजेशन एल्यूमिनियम वाले के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका एक ऑप्शन है आयरन रोड इज प्लेटेड विद अ कॉपर बट देयर इज नॉट ब्रेकिंग, ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कि यहाँ पर कौन सा होगा आयरन रोड के लिए ऑप्शन। तो आयरन रोड के लिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, आयरन रोड इज प्लेटेड विद अ कॉपर बट देयर इज अ ब्रेकिंग इन द प्लेटिंग। आयरन रोड किसमें करोजन फास्टर करेगी, इसका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप रीजन दे सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर देगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद आया कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कनिका मांगे आलू जुबेर से जो फीके हैं पंजाब में, ऐसा कुछ हमने इसकी ट्रिक बना रखी है। अब आप उस ट्रिक में चेकआउट करोगे तो एनोड की बात करते हैं। एनोड पर हमेशा क्या होती है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। आप कैथोड पर क्या करते हो, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। यहां पर हमसे पूछना है आयरन रोड फास्टर कहां पर करेगी, तो आप
एक बार सीरीज को चेकआउट करेंगे, कनिका मांगे आलू जो फीके हैं पंजाब में, ऐसा है क्योंकि हजारिया हो गया, Fe ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो किसके कौन उसके साथ करेगा, बाकी जो है मैग्नीशियम हो गया वो भी मैग्नीशियम ऊपर रहता है, या तो मैग्नीशियम, या दो वाले तो ऑप्शन मैग्नीशियम है, ये तो करेगा नहीं, ठीक है। गैल्वेनाइज में एल्यूमिनियम आता है, ये भी ऊपर रहता है, नीचे कौन है, सिर्फ एक कॉपर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिहाफ पर फोर्थ इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको आयरन रोड को फास्ट करोजन कराना है तो उसको प्लेट कर दो, मतलब कॉपर से प्लेट कर दो, बट देयर इज अ ब्रेकिंग इन द प्लेटिंग, बट ऐसा होता है कि वो टूट जाती है, तो बिल्कुल सही है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आंसर आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, और मैंने बोल भी दिया सीरीज की ट्रिक पूरी, और वहां से आपका आंसर आएगा, जो नीचे है वो उसको क्या करेगा, फास्टर करेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं, ये सेम क्वेश्चन जैम 2022 के पेपर में देखने को मिला, बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, मतलब इसी जैसा बोला मैंने, रिजेंबल कर रहा था वो। यहाँ से हमसे पूछा गया एनेंशोमेरिक एक्सेस बताना था, उसमें भी शायद एनेंशोमेरिक एक्सेस बताना था, नहीं उसमें एनेंशोमेरिक एक्सेस दे रखा था शायद, आपको सिर्फ इसमें एनेंशोमेरिक एक्सेस के बारे में भी बताना है। देखो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, आपको दे रखा है 40% आपका आर है, ठीक है, 40% आपका क्या है यहाँ पे आर है, द एनेंशोमेरिक मिक्सचर इज 40% आर एनेंशोमर एंड 60% एस, ओके, तो 40% लिख लो सबसे पहले, आर मिक्सचर है, ठीक है, और 60% आपका क्या है, एस है। आपको एनेंशोमेरिक एक्सेस बताना है, पहले खुद ही सोचकर बताओ एक्सेस कहाँ पर है, ऑब्वियसली 60% ज्यादा है, एक्सेस यहीं पर है, एक्सेस में कितना है 40% आर है, तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट 40%, फिर से आर मिल गया, ठीक है, और दूसरा फिर क्या बचेगा यहाँ पे 20% आपको एस बचेगा। अब हमसे पूछा गया था द एनेंशोमेरिक एक्सेस, कितना एक्सेस वो ज्यादा है, तो एक्सेस कितना ज्यादा है यहाँ पर 20%, क्योंकि ये नहीं आएगा ना, 20% एक्सेस, शायद मैंने गलत लिखा गया, 60% एस है ना आपका, तो 60% में 40% होगा, 20% होगा, तो 20% ज्यादा एक्स्ट्रा है ना इससे, हाँ उल्टा आर एस उल्टा लिखा गया मेरे से, इसको चेंज कर लेना, यहाँ पे ऐसा आएगा और यहाँ पे आर आएगा, तो कितने देखो 40% आर ये रहा और 20% ये रहा, एक्स्ट्रा कितना है 20% ही तो है, तो 20% इज द राइट आंसर। मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसी तरह का इस बार भी क्वेश्चन आता है, 20% इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आपको मैं बताती हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली जैम 2018 का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन था, उसमें हमसे पूछा गया था, थोड़ा सा फॉर्म बदल दिया था, उस क्वेश्चन ने थोड़ी सी फॉर्म बदल दी थी, इस बार उसने पूछा था, जैम में पूछा गया था कि भाई अगर आप ये रिएक्शन कराते हो कार्बाइड वाली तो आपको क्या मिलता है, उसने तो ऐसे पूछा था, इसने पूछा मीथेन गैस कहाँ पर मिलेगी, तो मीथेन गैस जो आपको मिलने वाली है, मैं इसको ना आपके सारे एग्जांपल में सारी रिएक्शन भी दिखा दूंगी आपको, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आपको सारी रिएक्शन ही दिखा दूंगी कार्बाइड वाली, क्योंकि इसमें से ना कार्बाइड में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको कार्बाइड वाले में दिखा देती हूँ। यस देखो आपके क्या होता है, कार्बाइड का टॉपिक है ये, कार्बाइड कहाँ से टॉपिक आया आपका, मेन ग्रुप का, और ऊपर वाला क्वेश्चन था स्टीरियो केमिस्ट्री का, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका मेन ग्रुप से, दिस इज द मेन ग्रुप। अब कार्बाइड क्या होता है, कार्बाइड के टाइप्स होते हैं, आयनिक कार्बाइड होता है, हम बात कर रहे हैं आयनिक कार्बाइड। आयनिक कार्बाइड मतलब जिसके अंदर मीथेन, मिथेनाइड हो गया, एसिटेनाइड हो गया। मिथेनाइड का मतलब क्या है कि जिसके अंदर C-4 बनेगा, एसिटेनाइड हो गया जिसके अंदर C2-2- बनेगा। अब C4 नेगेटिव देख लो कहाँ बन रहा है, डेफिनेटली कैल्शियम जो कार्बाइड होता है वो किसका एग्जांपल होता है, एसिटेनाइड्स का। एल्यूमिनियम पर क्या बन रहा है, देखो एल्यूमिनियम को अगर आप ओपन करते हो Al4C3 है, तो आप चार्ज निकालोगे तो एल्यूमिनियम पे +3 आएगा और कार्बन पर 4- आएगा, ये कार्बन पर 4- कौन सा है, मिथेनामाइड है, यानी कि मीथेन गैस रिलीज करने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर तो सेकंड है, बाकी कोई कार्बाइड की लाइन में आता ही नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे उसने एग्जाम्पल दे दिया B2C, अब B2C जो है वो किसका एग्जाम्पल बनेगा, B2C आप देख सकते हैं, B2C भी आपका एग्जाम्पल बनेगा मिथेनामाइड का, ये भी मिथेनामाइड करेगा, कार्बन पर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से आप ऐसे एलिमिनेशन कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा कार्बाइड यहाँ पर करेक्ट एग्जाम्पल है। जैम के अंदर आया था कि एल्यूमिनियम कार्बाइड की अगर मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। सीयू सेट में पूछ लिया कि मीथेन गैस कौन से कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस पर मिलता है, तो दिस इज द एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, किसी तरह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछी गई है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन ऑफ द 1-प्रोपीन। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, हाइड्रोबोरो
का क्वेश्चन है 1 प्रोपीन का। मैं मैकेनिज्म कर देती हूँ क्योंकि बाद में आप ये करोगे कमेंट कि मैम आपने इसका मैकेनिज्म नहीं कराया, तो मैं ना इसका मैकेनिज्म ही कर देती हूँ पूरा, आपको हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे मैकेनिज्म कर देते हैं इसका। देखिए बच्चा, आपके पास क्या है, पहले प्रोपीन बनाओ कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आप इसके अंदर क्या कर दो, आपने क्या करना है, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन करनी है, हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीडेशन करनी है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डाइबोरेन, देखो बोरेन है ना, इसके लिए आपको बोरेन, बोरेन का कौन सा, डाइबोरेन, और डाइबोरेन में क्या होता है, B2H6। B2H6 का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, BH3 होल ट्वाइस लिखा जा सकता है, तो मैंने लिखा BH3 होल ट्वाइस, राइट। सबसे पहले आपने रिएक्शन कराई, नॉर्मल रिएक्शन है जो, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन इसको दो, BH3 इसको दो, तो मैंने कराया CH3। नॉर्मल आप क्या करते हो, देखो भाई यहाँ पर आप ये डाल रहे हो, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, H इसको मिलेगा और BH3 से मिलेगा, BH2 सॉरी, CH2 पहले से है, इसके बॉन्ड पूरे नहीं है क्या, 2 2 3, ठीक है, हाँ ठीक है सही है सही है, CH2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका BH2, एक बार रिएक्शन होगी। अब फिर से इसमें 1 प्रोपीन को ऐड किया जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से क्या होगा, यहाँ पे ट्वाइस बन जाएगा इसका, एक और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और बनेगा CH3 CH2 होल ट्वाइस और BH आ जाएगा। फिर से आप इसके अंदर क्या डालोगे, प्रोपीन की एडिशन कराओगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर से इसके अंदर क्या करोगे, एडिशन कराओगे, तो आपके पास क्या बनेगा, ट्राई, वो क्या बोलता है उसे, ट्राई, हाँ ट्राई बन जाएगा, CH3 CH2 होल थ्राइस, ट्राई नहीं थ्राइस बोलते हो, सॉरी थ्राइस आ गया यार। फिर उसके अंदर आप क्या कर दोगे, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा और आपको अल्कोहल मिल जाएगी, CH3 CH2 OH अलग आ जाएगा और बोरिक एसिड यहाँ से बाहर निकल आएगा। शायद आपने रिएक्शन पढ़ी होगी तो आपको काफ़ी हद तक हिंट मिल गया क्या बनने वाला है। यहाँ पर आपका बन जाएगा प्रोपेनॉल, 1 वाला बनेगा, बट तो 3rd इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 18 है। अच्छा ये क्वेश्चन आपका देखो, जो मैंने ऊपर वाला कराया ना, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, रिएजेंट टॉपिक पढ़ोगे, रिएजेंट टॉपिक में ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन था ये। हाँ जी, पिक आउट द करेक्ट मॉलिक्यूल एज अ स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर आपको बताने थे। स्टीरियो केमिकली, अब ये क्वेश्चन आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग से, ये क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताना है कि लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पिक आउट द करेक्ट मॉलिक्यूल दैट इज अ स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर आपको बताने थे इलेक्ट्रॉन के, तो कहाँ पर होंगे, तो वो आपका आएगा सेलेनियम, इसके जो है यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, इसके जो लोन पेयर होते हैं ना वो इनएक्टिव होते हैं, स्टीरियो, इसके जो लोन पेयर है वो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव है, ये वाले लोन पेयर स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर है। अब देखो ये ना बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कौन एक्टिव लोन पेयर होते हैं, कौन नॉन एक्टिव लोन पेयर होते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक को अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग का, तभी आप इसका आंसर देख सकते हो। बाकी आप केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ो, वहां पर आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैंने इसका करेक्ट आंसर बता दिया 4th, क्योंकि मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकती, कम से कम ये 90 मिनट की क्लास लगती है मुझे ये टॉपिक समझाने में, एक्टिव कौन होता है और नॉन एक्टिव। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि ये वाले नॉन एक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, जिन क्वेश्चन का सोल्यूशन डायरेक्ट दिया जा सकता है उनका हम दे देते हैं, बट कुछ होते हैं थोड़े घुमा के होते हैं क्वेश्चन। आपको आयनाइजेशन एनर्जी बतानी थी डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर आप मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसका नाम है जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना, मैंने एक टॉपिक मतलब एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखी है जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करते हो, उस प्लेलिस्ट की मेरे ख्याल से जो क्लास नंबर होगी 5th या 6th क्लास के अंदर मैंने ये टॉपिक पढ़ा रखा है, मैंने ये पिछले साल ही करा दिया था। तो उसमें ये क्वेश्चन होगा आपका, ये नाइट्रोजन वाला, आप यहाँ से MOT के बेसिस पर आंसर दे सकते थे, ठीक है, MOT के बेसिस पर आप इसका आंसर देते हो। तो आप ये वीडियो में चेक करना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा N2O2 and NO। यहाँ पर MOT के बेसिस पर आंसर आता है और कोई तरीका नहीं है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने, अगर आपने मेरे से थ्योरी पढ़ी है तो डेफिनेटली मैंने इसे करा रखा है, फिर मेरी वीडियोस में भी आपको देखने को मिलेगा। MOT के बेसिस पर ये आंसर देना आपको, ठीक है। तो MOT के बेसिस पर इसका आंसर आता है और कोई तरीका नहीं, और बहुत ही सच में लेंथी टॉपिक है ये अगेन, तो आप इसे देख लेना ध्यान से। फिलहाल मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। उसने हमसे पूछा है कि वेव नंबर बताना है हाईएस्ट किसका होगा। आपको नॉर्मली अगर याद होगा CH का वेव नंबर कितना होता है,
CH की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कार्बन कार्बन की फ्रीक्वेंसी, कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी और कार्बन एंड ब्रोमीन की। अब देखो सबसे ज़्यादा उसने हाईएस्ट ही पूछी है शायद, है ना, उसने हाईएस्ट पूछा है। मैं आपको वर्बली ऐसे मेरे को याद है जो CH की होती है अप्रोक्सीमेटली 30, मतलब सबका अपना अपना वे होता है, कोई इसे मैं इसके रेंज में रखती हूँ। कार्बन कार्बन की अप्रोक्सीमेटली 1200 तक मुझे याद है, ये 1700 की रेंज में रहता है, और कार्बन एंड ब्रोमीन की मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग हाईएस्ट वैल्यू है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कार्बन और हाइड्रोजन की होती है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, बाकी कार्बन एंड हाइड्रोजन की होती है हाईएस्ट। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, क्रॉस चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये ना वैल्यूज लर्न करने वाला प्रोसेस होता है। और ये ना क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन है आईआर स्पेक्ट्रा से। मैं लिख देती हूँ इसे, ये क्वेश्चन है आपका आईआर स्पेक्ट्रा से। तो आईआर स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है ये। और हाँ बिल्कुल सही, काफ़ी बुक्स में से 2700 से 2900 लिखा, मेरे को 3200 कुछ ऐसा याद है। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ना वो यही आएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाँ वही मैं बता रही थी, इसकी सबसे ज़्यादा, मेरे को ब्रोमीन की याद नहीं है, बाकी इन तीनों की याद थी। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन कराया, खुद मैंने इसको सेक्शन पार्ट में बना रखा है। मतलब मैंने पहले 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगी, फिर अगले 50 क्वेश्चन का मतलब इसी वीडियो में होगा, उसको कंबाइन कर दूंगी। आप इसको एक साथ मत देखिएगा, आंखें दर्द हो जाएंगी आपकी। कोशिश करना कि थोड़ा वीडियो को रुक रुक के देख लेना, सही रहेगा, वरना आइज में पेन हो जाता है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। देखो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्वेश्चन आता है आपका लिक्विड स्टेट से। वाकई में ये क्वेश्चन आपका लिक्विड स्टेट से पूछा गया क्वेश्चन है। उसने हमसे पूछा गया विस्कोसिटी बतानी है, लिक्विड स्टेट की बतानी है, ठीक है, विस्कोसिटी हमें लिक्विड स्टेट की बतानी है। इसके ना दो रिलेशन है, मैं आपको दोनों लिखवाऊंगी गैसेस के लिए भी। विस्कोसिटी का रिलेशन पूछ रहा है टेम्परेचर के साथ। अगर ये रिलेशन पूछा है लिक्विड के लिए तो आपका आंसर आएगा विस्कोसिटी इज इनवर्स, इटा से लिखते हैं, सॉरी इसका रिप्रेजेंटेशन गलत लिख दिया। विस्कोसिटी को ऐसे लिखेंगे ना, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। और अगर यही सवाल वो गैसेस में आपसे इस साल पूछेगा तो आपका आंसर आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। बड़ा ही सिंपल है। विस्कोसिटी क्या है, इनवर्सली है टेम्परेचर फॉर द लिक्विड स्टेट, बट अगर आप गैसेस की बात करोगे तो डायरेक्टली। तो यहाँ पर आंसर है लिक्विड के लिए इनवर्सली ढूंढ लो ना, कहीं पर होगा, ये रहा जी सेकेंड ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा। और अगर आपने मेरा लिक्विड स्टेट मेरे चैनल पर पढ़ा है, अलियम केमिस्ट्री पर मैंने 3 वीडियो बनाई है, 3 वीडियो में जो मेरी लास्ट वीडियो है ना, लास्ट वीडियो में मैं ये रिलेशन डराइव करवाती हूँ कि कैसे विस्कोसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली है, और ये क्वेश्चन पेपर में ऐसा सच मिल गया। तो प्लीज़ मेरे चैनल की सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, मैं जो करा रही हूँ वहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज आई नो अबाउट द, मैंने प्रीवियस एग्जाम्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रखा है। आई नो कि क्या बनता है सवाल में। जैसे मेटलो एंजाइम विच कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन, ये कहाँ पर आया जी, ये जैम 2022 में क्वेश्चन आया इस बार। तो इसका आंसर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस बार जो जैम के पेपर में है वो MSQ बन के आया है, मल्टी सेलेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर मेटलो एंजाइम बतानी है जो कन्वर्ट करती है जी CO2 को कार्बोनेट के अंदर, तो वो कौन सी होती है आपकी, कार्बोनेट में कन्वर्ट करती है। मतलब आपके पास H2O हाइड्रोलिसिस करने पर CO2 होता है, और आपका यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोनेट बनता है। और ये क्वेश्चन आपका आता है बायो इनऑर्गेनिक का, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या करेगा, यहाँ पर आपका कन्वर्ट करता है CO2 को कार्बोनेट में। तो बिल्कुल डायरेक्ट रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा इसे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, एक सेकेंड, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23। ओके तो ये क्वेश्चन अगेन आपका कहाँ से आया है, स्टीरियो केमिस्ट्री का लास्ट सेक्शन होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री में जब आप क्या पढ़ते हो बच्चा, अब हेक्सेन का वो क्या बोलते हो इसे, कन्फर्मेशंस। स्टीरियो केमिस्ट्री में कन्फर्मेशन बोलते हैं इसे। तो आपने कन्फर्मेशन टॉपिक ये पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप इसका आंसर निकाल दोगे। वैसे मैं अगर आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे क्या पूछा गया है, अराउंड न्यूमैन प्रोजेक्शन बताना है मीजो 2,3-बुटानॉल का। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बताना है और उसकी कॉन्फिग्रेशन बतानी है। नहीं कॉन्फिग्रेशन नहीं है, सिंपल बताना है, अच्छा कि मीजो वाला बताना है आपको, मीजो वाला। तो मैं आपको ना इसका हिंट दे देती हूँ, क्योंकि अनदर ये थोड़ा एक्सप्लेनिंग टॉपिक है, एंड एक्सप्लेनिंग टॉपिक है ये, थोड़ा आपका टाइम कंज्यूमिंग भी है। मैं इसका आपको हिंट दे देती हूँ, एक सेकेंड। मीजो में क्या होता है ना, मीजो जो चीज़ होती है, मीजो में क्या होता है कि जैसे आपका यहाँ पर एक, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल यहाँ पे होगा, एक मिथाइल यहाँ पर होगा। वैसे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, मीजो का मतलब है उसके पास ना POS होनी चाहिए, मैंने तो ऐसा कर रखा है।
मीजो मतलब पीओएस होनी चाहिए, तो एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल ऊपर, यहाँ पर OH होगा तो यहाँ भी OH होगा, यहाँ पर H यहाँ पर H, तभी तो पीओएस बनेगी। अब ये सारे के सारे न्यूमैन प्रोजेक्शन में देख लो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कहाँ बनती है, किस किस ऑप्शन में ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बनती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो यहाँ पर बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, ये डेफिनेटली यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, ये वाला ये प्रोडक्ट बनाएगा आफ्टर द रोटेशन। तो आपका जो आंसर आएगा, एक तो पी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, उसके बाद क्यू वाला होगा, क्यू वाला नहीं होगा जी, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यू वाला तो डेफिनेटली नहीं है, आर वाला होगा, हाँ जी आर वाला होगा। देखो ओ एच के सामने एच के सामने एच है, एम के सामने एम बी के सामने एम बी है, एम बी के सामने ओ एच है, तो ये भी नहीं होगा जी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर सिर्फ पी और आर आएगा, डेफिनेटली पी एंड आर इज द राइट ऑप्शन। तो आप पी एंड आर इसका करेक्ट ऑप्शन करेंगे। अगर आपको देखना चाहो तो बहुत सिंपल तरीके से आप विजुअलाइजेशन, मेरा मेन है कि अगर आपने स्टूडियो के अंदर कंफर्मेशन पढ़ा तो वहाँ पर एक टॉपिक्स आता है मीजो कंपाउंड, और मैंने खुद भी पढ़ा रखा है। तो मीजो कंपाउंड में क्या होता है जी, मीजो कंपाउंड क्या होता है, जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, चेकआउट कर लो। तो यहाँ हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब इनमें से देख लो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर मिलने वाली है, एच के सामने एच मिल रहा है, मतलब इसको बनाकर देखना पड़ता है, ये इसका ये वाला बनाकर देखना पड़ेगा ना, तभी आंसर आएगा। बाकी पी एंड आर इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है रिएजेंट यूज फॉर द शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन आर। ओके, ये सवाल है आपका असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है, तो वैसे इपॉक्सीडेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है इपॉक्सीडेशन। इसका ना ब्यूटॉक्साइड आएगा, बल्कि ग्रुप होता है, इसमें बल्कि ग्रुप होता है और एसिड प्रेजेंट होता है, यस एसिड होगा। इसकी एक मैं आपको, क्योंकि ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिएजेंट का क्वेश्चन है, और ये मेरे को एसिड डायरेक्टली याद है। रिएजेंट में असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन करनी है तो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहली बात तो, और थोड़ा बड़ा एसिड होना चाहिए, मतलब बल्कि एसिड होना चाहिए। बल्कि देखो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है ये वाली बात, यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है, इसमें भी एसिड प्रेजेंट और इसमें भी, ये तो गलत है, अल्कोहल नहीं प्रेजेंट होती, वो एसिड होना चाहिए, बट बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा एसिड होना चाहिए, मतलब बल्कि एसिड होना चाहिए। अरे ये क्या हो गया, मैंने क्वेश्चन ही रब कर दिया। पहली बात एसिड होना चाहिए, रिएजेंट के अंदर होना चाहिए एसिड, और ऊपर से बल्कि वैसे होना चाहिए। अब बल्कि के लिए देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये 2 वाले तो गलत है, 3 वाला भी गलत है, 4 में ये एसिड नहीं है, ये अल्कोहल है, हमें एसिड चाहिए, हमें इस प्रोसेस के लिए एसिड चाहिए। शार्पलेस असिमेट्रिक, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एसिड, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ये डाइथाइल टाइटर कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, हमें एसिड चाहिए, और कैसा चाहिए, बल्कि एसिड चाहिए। तो सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि उसमें अल्कोहल है, फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बल्कि नहीं है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, बल्कि कौन है, फोर्थ वाला 4 है इसके पास। तो ये रिएजेंट का क्वेश्चन है, अगर आपने रिएजेंट कभी पढ़ रखा होगा ना अच्छे से, तब आप इसका आंसर बता सकते हैं, रिएजेंट में थोड़ा अच्छे से पढ़ रखा होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 चेकआउट कर लेते हैं एक बार। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 25, और अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, आपका केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता है। केमिकल बॉन्डिंग में आपके पास जेनन F5 नेगेटिव का, तो कैसे बनाओगे, जेनन 1 2, जेनन के पास कितने वैलेंस, जेनन नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बना लो आराम से। उसके बाद 5 फ्लोरीन लगा दो, तो 1 2 3 4 हो गए, और एक और 5 यहाँ पे भी लगा दो, आपने 5 फ्लोरीन लगा दिए। बट एक है यहाँ पर प्रॉब्लम, वो क्या है कि इसके ऊपर नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव जो है ना जेनन में, जो यहाँ पे नेगेटिव लिख रखा है ना, वो नेगेटिव कहाँ जाएगा, एनाइन, इसके कैटायन के, मतलब आपके सेंट्रल एटम के पास जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और आपको लगाना पड़ेगा, ये आपका वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो आपका नेगेटिव से है। तो एक लोन पेयर यहाँ बना हुआ है, एक लोन पेयर, यानी कि अगर मैं स्टेरिक नंबर चेकआउट करती हूँ तो कितने बॉन्ड बनाए आपने, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, आपने 5 तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना दिए, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टेरिक नंबर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। स्टेरिक नंबर 7 में आप वो वाला केस चेकआउट करो जहाँ पे बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 2 है, तो कौन सा आंसर आएगा जी, कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाला, इसका आंसर आएगा पेंटागनल। ये 7, ये कौन सा केस होता है, पेंटागनल पिरामिडल वाला केस है, पेंटागनल पिरामिडल। ओके, पेंटागनल पिरामिड 4 इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे पेंटागनल पिरामिडल ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, पेंटागनल पिरामिडल इज द राइट ऑप्शन। क्या आपको ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, पेंटागनल पिरामिडल इज द राइट ऑप्शन बनेगा इसका। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कर लिया है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को हम कंटिन्यू करते हैं। So now we discuss about the question number 26. This is the question number 26 और ये क्वेश्चन है हमारा NMR स्पेक्ट्रास्कोपी से।
एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट होता है एनएमआर स्पेक्ट्रा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाउ कुड यू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग कंपाउंड बाय द 1H NMR। सो आपको बताना था इनमें से कि आप कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले सभी बच्चे सिग्नल्स काउंट करेंगे, तो सबसे पहले सिग्नल काउंट करते हैं। तो देखो 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर आपको मैं इसी के यहाँ पे लिख देती हूँ ना, यहाँ पे कि 2 हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल आएगा, यहाँ पे 3 3 3 9 हाइड्रोजन्स के लिए एक सिग्नल आएगा। अगर मैं यहाँ पर चेकआउट करती हूँ तो मुझे 2 हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल मिलेगा, राइट, और यहाँ पर 3 and 3 6 हाइड्रोजन्स के लिए एक सिग्नल और मिलेगा। अगेन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल है, और यहाँ पर नहीं 2, हाँ यहाँ पे 2 नहीं है, नहीं यहाँ पे अलग हो जाएगा। ये देखो 2 हाइड्रोजन के लिए एक सिग्नल है और 3 हाइड्रोजन के लिए आपको एक सिग्नल है। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ सिग्नल्स की वजह से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर 9 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, तो नंबर ऑफ सिग्नल वाला आंसर आ सकता है इसमें, ठीक है। बट सिग्नल्स का तो हम नहीं बता सकते क्योंकि 2 ही सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है, ये दिक्कत यहाँ पे, सिग्नल तो 2 ही मिल रहे हैं ना हर जगह। सॉरी, नंबर ऑफ सिग्नल आप नहीं कैलकुलेट, मतलब वो बता सकते, डिफ्रेंशिएट कर सकते, क्योंकि सिग्नल हर एक में 2 ही मिल रहे हैं। तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डिपेंड करेगा यहाँ पर केमिकल शिफ्ट पे। अभी आप देख सकते हो कि केमिकल शिफ्ट का अगर आप यहाँ पे चेकआउट करते हो तो यहाँ पर देखो 2 सिग्नल के पास एक यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 सिग्नल के पास एक 1 ब्रोमीन है, बट स्टिल यहाँ पर एक 1 ब्रोमीन एटम एक्स्ट्रा है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन विद 1 ब्रोमीन एटम, ठीक है, तो ब्रोमीन एटम यहाँ पर आपको 2 मतलब इन वालों के साथ ब्रोमीन का इफेक्ट मिलेगा। आपको पता होगा कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है। केमिकल शिफ्ट का अगर हम यहाँ पर फैक्टर चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ब्रोमीन की वजह से यहाँ पर सिग्नल्स में डिफरेंट आएगा। तो ये कंफर्म है कि केमिकल शिफ्ट इसका रीजन है। एक रीजन है कि आप केमिकल शिफ्ट, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर, जस्ट गिव मी 1 मिनट, या तो यहाँ पर क्या है कि केमिकल शिफ्ट की वजह से आप इनको डिस्टिंक्ट कर सकते हो, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, नॉट होना, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्नल तो यहाँ पर भी 2 सिग्नल है, यहाँ पर भी 2 सिग्नल है और यहाँ पर भी 2 ही सिग्नल है। तो नंबर ऑफ सिग्नल से आप इन्हें नहीं चेकआउट कर सकते, बट स्टिल केमिकल शिफ्ट का रीजन बिल्कुल करेक्ट है। केमिकल शिफ्ट वेरी करती है कि साथ में कौन सा इफेक्ट लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन CH2 के साथ लगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन एटम लगा हुआ, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो केमिकल शिफ्ट एंड प्लस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन भी इसी का फैक्टर आएगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो बाकी आप इसे, अगर आपने NMR को पढ़ा है तो आप डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 27, और जहां पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इज द मॉलिक्यूलर एमिशंस के लिए। देखो मॉलिक्यूलर एमिशन का आपसे पूछा जा रहा है। बेसिकली जो मॉलिक्यूलर एमिशन का है ये आपको पता चलेगा फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से, और ये भी हमारा कहाँ से क्वेश्चन आया है। अगेन क्वेश्चन आपको मैं लिख देती हूँ, स्पेक्ट्रा से ये क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये क्वेश्चन आया था, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का मॉलिक्यूलर एमिशन। अभी एटम एमिशन की बात नहीं कर रहा है, आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिशन करा सकते हो, यहाँ पर बोन्ड का वाइब्रेशन होता है, एक्सरे डायफ्रैक्शन में कुछ और होता है, बट फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपका सीधा मॉलिक्यूलर एमिट करता है, मॉलिक्यूल वहां से एमिट करेगा। सो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 ने आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 28 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। मैं आपको इसका डिटेल सोल्यूशन कराना की सोच रही हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे उसने हमसे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, तो आपको बतानी है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। सबसे पहले देखो ट्रांस 1,2 डायोल की बात कर रहा है, ठीक है। उसने हमें कहा कि रिजिड ट्रांस 1,2 डायोल रिएक्ट विद पर आयोडिक एसिड। जो रिजिड ट्रांस 1,2 डायोल है वो रिएक्ट करता है पर आयोडिक एसिड। देखो पर आयोडिक एसिड क्या होता है आपका, HiO4। पर आयोडिक एसिड होता है आपका HiO4। आपको इसके साथ रिएक्ट कराना है, कैसे। उसने बोला ट्रांस पर 1,2 डायोल है, ट्रांस पोजीशन पर आपका 1,2 डायोल है, बट अगर आप इसे चेकआउट करोगे ना तो यहाँ पर विसिनल 1,2 डायोल पर ये रिएक्शन करता है। अगर आपको मैं एक रिएक्शन दिखाती हूँ नीचे राइट डाउन करके, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका विसिनल पोजीशन पर 1,2 डायोल है तब जाकर आपका ये रिएक्शन करेगा, और तब आपको ये एल्डिहाइड देगा या कीटोन देगा, वो डिपेंड करेगा। जैसे मैं एक छोटा सा रिएक्शन लिखकर दिखाती हूँ, इसका सबसे फेमस एग्जांपल यही दिया जाता है। आपने यहाँ पर भी OH लगा रखा है और यहाँ पर भी, सो दिस इज द विसिनल, ये हो गया विसिनल 1,2 डायोल। यहाँ पे सपोज आपने मिथाइल लगा रखा है, आपने क्या किया, पर आयोडिक एसिड को डाला, यानी HiO4 को डाला। जैसे आप यहाँ पर HiO4 को डालते हो तो HiO4 को डालने से क्या होगा, आपके पास ये रिंग यहाँ से ओपन होती है और आपके पास इस तरह से कुछ कंपाउंड बनेगा। सी दैट
आपको आराम से क्लेडन में ये रिएक्शन मिल जाती है। अगर आपने क्लेडन को पढ़ा है, यहाँ पर भी ओ आएगा, यहाँ पर भी ओ आएगा। सिमिलरली दोनों ओ हमारे आयोडीन के साथ कनेक्ट होंगे। फर्दर ये डबल बॉन्ड ओ इसके साथ कनेक्ट होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, राइट। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पर देख सकते हो CH3 है, ये आपका O ग्रुप है, तो यहाँ पर बन जाएगा जो मेरा, यहाँ पर कीटोन बनता है, क्योंकि CH3 था तो कीटोन बनेगा और नीचे एल्डिहाइड बनेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँ, अगर मैं इसकी फर्दर रिएक्शन कराती हूँ, क्योंकि फर्दर रिएक्शन करानी होगी मुझे किसके साथ, H3O प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है। ये रिएक्शन कराऊंगी तो क्या होगा, यहाँ पर आपका ये मतलब ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा आपका डबल बॉन्ड O के साथ H, और यहाँ पर मिल जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। तो ऊपर कीटोन मिलेगा, नीचे आपको एल्डिहाइड मिलेगा। ये विसिनल पर रिएक्शन होगी, ठीक है। इसने क्या लिखा हुआ है, रिजिड 1,2 डायोल रीडली रिएक्ट विद अ पराइडिक एसिड, बट ट्रांस 1,2 डायोल नहीं बच्चा, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा उन्हें कि विसिनल डायोल पर रिएक्ट करता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, पराइडिक एसिड क्लीव द विसिनल, देखो नेक्स्ट ऑप्शन मैंने ये नीचे वाला ऑप्शन एक्सप्लेन ही कर दिया ऑलरेडी। उसने कहा कि अगर आप पराइडिक एसिड को यूज करते हो तो वो विसिनल डायोल को 2 एल्डिहाइड में और 2 कीटोन में, या कहो 1 एल्डिहाइड और कीटोन में ब्रेक करता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपके सामने मैंने नीचे लिखी है। ये विसिनल डायोल है, ये विसिनल डायोल है। अगर आप इसके ऊपर पराइडिक एसिड को रिएक्ट कराते हो तो एक आपको कीटोन ग्रुप मिलता है और एक आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। नीचे आपके सामने ये रिएक्शन शो भी कर दिया मैंने, तो यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद उसने लिखा है ऑस्मियम जो आपका टेट्राऑक्साइड इज द की रिएजेंट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एल्कीन इनटू द जेमिनल, ये भी गलत है। जेमिनल नहीं मिलता है, यहाँ पर भी विसिनल डायोल मिलता है। अगर आपने कभी इस रिएक्शन को पढ़ा हो, इस तरह से ये रिएक्शन है, आपका ये एल्कीन है, जैसे ही आप यहाँ पर ऑस्मियम O4 डालते हो तो ये आपको क्या देता है, यहाँ पर OH देगा और यहाँ पर OH देगा। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग पोजिशन पर OH मिलने का मतलब क्या होता है, विसिनल डायोल मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आता है ग्रिग्नार्ड एंड ऑर्गेनोमेटेलिक लिथियम रिएजेंट विद एथिलीन ऑक्साइड टू गिव द सेकेंडरी अल्कोहल। देखो यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि ये हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देता है। मैं आपको शो करके दिखा देती हूँ, ये भी हमें हमेशा प्राइमरी अल्कोहल देता है। मैं नीचे दिखा देती हूँ। अगर मैं यूज करती हूँ इस तरह से कोई इथाइलिन ऑक्साइड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, इसके अंदर मैंने कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दिया, CH3 MgBr को डाल दिया। जैसे ही मैंने CH3 MgBr को डाला तो मेरे पास बनेगा CH3 CH2 CH2O MgBr। अरे बड़ा सिंपल है बच्चों, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन कर दो ना, MgBr। अब आप इसके अंदर क्या डालोगे, H+ डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। और इसने कहा था सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया आपके सामने, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हर पॉइंट में से सिर्फ आपका जो एक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो है स्टेटमेंट नंबर 2। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटमेंट नंबर 2 इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अरे क्या हो गया इसको, ये सो क्वेश्चन नंबर 29 चेकआउट कर लेते हैं एक बार। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29। ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। उन्होंने हमसे देखो क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि द यूनिट, आप यूनिट देखो, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट कितना है, सेकंड इनवर्स है। सेकंड इनवर्स का मतलब कहाँ होता है, फर्स्ट ऑर्डर से। सेकंड इनवर्स का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाई के, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। उसने कहा कि हाफ लाइफ जो हमें मिलती है, इसके लिए जो हाफ लाइफ मिली है वो 45 मिनट्स मिली है, ठीक है, 45 मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए की मतलब जो भी है वो 100 थी, और बाद में कितनी कंसंट्रेशन का, 200 का बताओ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, व्हाट विल बी द हाफ लाइफ इन द इनिशियल। अगर 200 होगी तो पहली बात ये है कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर तो हमारा फॉर्मूले में अगर आप चेकआउट करो वो डिपेंड ही नहीं करता। फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है टी हाफ के लिए वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। द टी हाफ इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आंसर क्या है, यानी अगर पहले 45 मिनट थे तो बाद में भी 45 मिनट होंगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था यहाँ पे। और क्वेश्चन कहाँ से, मैंने लिखा नहीं शायद, केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है। दिस इज केमिकल काइनेटिक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन आता है आपका प्योरिटिक टेबल का या कहो प्योरिटिक प्रॉपर्टीज का, जिसमें उसने कहा स्लेटर्स रूल लगाकर आपको जेड इफेक्टिव बताना था, ठीक है। स्लेटर्स रूल लगाओ और जेड इफेक्टिव बताओ। तो देखो जेड इफेक्टिव के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेशियम है, पोटेशियम का नंबर लिखें, ठीक है। हमारे पास जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू जेड माइनस के सिग्मा, और कॉन्फिगरेशन लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6, देन आपका 3s2, देन 3p6 और 4s1। अब क्योंकि मुझे किसके लिए करना है, 4s इलेक्ट्रॉन के लिए करना है, तो इसको मैं काउंट नहीं करूंगी। मेरे पास पेयर में ये आ गया, ये वाला पेयर में आ गया, मतलब ये तो सारा कंटिन्यू एक साथ ही, या इसको वो नहीं कर लो अभी आप, तो ठीक लिखा ना मैंने, हाँ ये सारा पेयर में हो गया। अभी देखो सिग्मा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो कोई 4s का तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कहाँ लिखूंगी 0 × 0.35 प्लस ये कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 वाले 8 इलेक्ट्रॉन है, 0.85 करेंगे प्लस
बाकी टोटली इलेक्ट्रॉन कितने आइए 10 है, 10 इंटू 1। अगर आपने स्लेटर रूल पढ़ रखा होगा तभी आंसर दे पाओगे आप। 17.15 आप क्या करेंगे 17.15 आएगा अप्रॉक्सीमेटली 17.15 ही आएगा ना। एक बार इसे चेकआउट कर लेना 17.15 आएगा या क्या आएगा। और फिर आप उसको क्या करोगे जेड पोटेशियम का नंबर कितना होता है 19 होता है और 17.15 को माइनस करोगे अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक आपका 2.20 के अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर आएगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार यहाँ कैलकुलेशन को जरूर चेकआउट कर लेना, मेरे को गलत सी लग रही है, एक बार देख लेना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 31st क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका आप इसे नोबल गैस बोल सकते हो या फिर आप इसे कहेंगे मेन ग्रुप से ये क्वेश्चन आया। तो मेन ग्रुप का ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा ज़ैनन हैलाइड की स्टेबिलिटी। मैं आपको ऐसा लिख देती हूँ यहाँ पे, ज़ैनन हैलाइड की जो स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा ज़ैनन हैलाइड स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ब्रोमीन की थोड़ी होती है, क्लोरीन की होती है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 31st क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि द मेजर प्रोडक्ट व्हेन अलाइल ऑर्थोब्रोमोफिनाइल ईथर इज हीटेड। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमाइल इज हीटेड एट द 200 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या मिलेगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको बताती हूँ। हाँ ये क्वेश्चन है हमारा पेरिसाइक्लिक का। इस क्वेश्चन को आप लिखें कि ये क्वेश्चन आपका आया पेरिसाइक्लिक का। दिस इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का क्वेश्चन है। अब देखो मैं रिएक्शन यहाँ पे मेंशन करूँगी। उसने क्या कहा, पहले बनाओ एलाइल ऑर्थोब्रोमोफिनाइल ईथर है। ठीक है, तो ये तो मैंने बनाया सबसे पहले कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पे ब्रोमो है तो ब्रोमीन लगा दिया। उसके बाद क्या है आपका ईथर भी है, तो ईथर के लिए हमने बनाया कुछ ऐसे अलाइल पोजीशन पे। ये स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दैट, आपका ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब आपने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को हीट किया 200 डिग्री सेल्सियस पर। व्हेन यू हीट द, आपने जब जैसे आप इसे हीट करेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पर आप जैसे इसको हीट करते हैं देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ को जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ को जाएगा। अरे मेरे से गलत हो गया, अब मैं दोबारा बना कर दिखाती हूँ। देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा। ऐसे कुछ बनेगा। पेरिसाइक्लिक इसे कहते हैं, या इसे आप वो बोलो, सच ये याद नाम ही नहीं याद आया, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन। ये तो नहीं भूला होगा कोई भी बच्चा, अगर कभी पढ़ी है जिंदगी में 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस होती हैं, ये तो कोई भी नहीं भूलता ना। तो यहाँ पर आप इस रिएक्शन को अप्लाई करें। मैं वही सोच रही हूँ कि नाम नहीं मुझे याद आ रहा था इसका। यहाँ पे ब्रोमो आ गया, राइट। ऊपर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया नया। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा अल्कोहल बन रहा है, डाइओन बनेगा। तो जैसे ही आप इसके अंदर फर्दर रिएक्शन करते हो तो फर्दर रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बैठा है ना, अरे टोटोमेरिज्म टाइप कुछ करना है आपको। यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन बैठा है वो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये बॉन्ड दोबारा यहाँ पर आ गया, ऊपर आपका OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर आपका सिंगल और ऐसे, इसके बाद इसका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ब्रोम है। तो ये आपका बनना चाहिए प्रोडक्ट। अब इसे आप चेक करो कि क्या है। अब अगर मैं इसको लिखती हूँ एलाइल पोजीशन से, अगर मैं इसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। देखो 2 पर क्या लगा हुआ है, 2 पर आपका यहाँ पर अलाइल लगा हुआ है, 2 पर अलाइल है, 6 पर ब्रोमो है। चेकआउट करो, 2 पे अलाइल 6 पे ब्रोमो। यस, 4th इज द राइट ऑप्शन। डायरेक्ट ही मिल गया ये तो, 4th इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4th होगा। ठीक है, क्या होगा इसको, एक सेकेंड बच्चों, ये रुक ही गया कर सर। चलो हो गया। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कहाँ से आता है, थर्मोडायनामिक्स से। 33 क्वेश्चन आता है आपका थर्मोडायनामिक्स से। तो थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन हमसे पूछा कि नोट ट्रू कौन सा है, सॉरी गलत कौन सा है इसमें से। नोट ट्रू मतलब गलत कौन सा है, तो आपको यहाँ पे गलत बताना था। सबसे पहली बात, जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन प्रोसेस होता है थर्मोडायनामिक में, जूल थॉमसन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। डेफिनेटली दिस इज आइसोएंथैल्पी, ये बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। म्यूजिएटी इज 0 इज इक्वल टू 4 द आइडियल गैस, डेफिनेटली ये भी आपका क्या होता है, करेक्ट स्टेटमेंट होती है। हालांकि अगर आप ये वाला एक्सप्रेशन देखते हो तो जूल में ना एक्सप्रेशन तो यही होता है। अगर आपने कभी जूल को पढ़ा होगा तो जूल थॉमसन इफेक्ट में यहाँ पर एक्सप्रेशन तो ये होता है, बट स्टिल यहाँ पर माइनस रहता है। इसने नेगेटिव नहीं दिया, बस इसमें यही चेकआउट करना था। और ये ग्रेटर देन होता है फॉर ऑल द टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी यही आपका आंसर होगा क्योंकि इसने यहाँ माइनस नहीं लगाया। करेक्ट रिलेशन ये होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 आपका रीअरेंजमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इतना
अच्छा या इतना इजी सवाल रीअरेंजमेंट का पहली हम बार देख रहे हैं, जिसमें उसने सीधा ही पूछ लिया कि इस रीअरेंजमेंट से क्या होता है। तो जितने भी आपके सिलेबस में 12-13 रीअरेंजमेंट है या 16-17 जो भी रीअरेंजमेंट है, उनको ज़रूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका कोई भी रीअरेंजमेंट है, ठीक है। अभी मैं अगर आपको बताऊं इतने सारे रीअरेंजमेंट, और मैंने बहुत सारे आपको रीअरेंजमेंट एक एक करके पढ़ाए भी हैं। तो देखो रीअरेंजमेंट में आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट में यहाँ पर क्या बताया कि रिएक्शन ही लिख दूँ, आपके पास RC डबल बॉन्ड OH होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, लाइक हमने डाला SOCl2, हम इसमें डालते हैं NH2OH डालेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद एसिडाइल क्लोराइड डालेंगे, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, और लास्ट में आपको क्या मिलता है, लास्ट में आपको मिलता है आइसोसाइनाइड। यू विल बी गेट अ आइसोसाइनाइड, तो आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा। अब ढूंढो आइसोसाइनाइड, ये इसमें भी आइसोसाइनाइड है, इसमें भी आइसोसाइनाइड है, इसमें अमाइड है, तो फोर्थ ऑप्शन तो होने से रहा आपका, है ना। फोर्थ ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। एसिड अजाइड है, एसिड अजाइड, और क्या है, एक्टिवेटेड हाइड्रोक्सीमेट, एक्टिवेटेड हाइड्रोक्सीमेट, अमाइड से तो बनेगा नहीं, ये तो गलत है। एसिड अजाइड नाइट्रोजन से भी नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और उसके बाद फर्दर इसको रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। एक्टिवेटेड हाइड्रोक्सीमेट बनेगा इसके, या डेफिनेटली इसका सेकंड आंसर आएगा, इसका सेकंड आंसर आएगा एक्टिवेटेड हाइड्रोक्सीमेट टू द आइसोनेट, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप एक बार ना इसकी रिएक्शन देख लेना, अगर आप चाहते हो तो मैं इस रिएक्शन के लिए एक वीडियो बना देती हूँ, मतलब इस रीअरेंजमेंट के लिए। आप जिस भी रीअरेंजमेंट को कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। वैसे मैंने सोचा भी है कि इस बार मैं रीअरेंजमेंट पे वीडियो बना दूं, हर एक रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आता ही है, तो डेफिनेटली इसकी वीडियो तो आपको मिल ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मैक्सवेल के बारे में कि द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द ग्राफ। देखो ग्राफ का ये क्वेश्चन है, आपसे उसने पूछा कि यहाँ पर आपको ग्राफ का आइडिया बताना है कि मैक्सवेल के लिए। देखो मैक्सवेल के लिए हमारी जो ग्राफ होते हैं ऐसे हम बनाते हैं, उसमें हम कह देते हैं कि एक हमारी एवरेज स्पीड है, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है आपकी, राइट, एक आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है। तो वो सभी स्पीड्स के लिए आप क्या करते हो, आप एक ग्राफ बनाते हो, एक मिनट, आप ऐसा एक ग्राफ बनाते हो और यहाँ पर कहते हो, यहाँ पर आपकी मोस्ट प्रोबेबल है, यहाँ पर आपकी एवरेज होती है और यहाँ पर आपकी RMS होती है। मैंने रफली सा डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब हमसे जो पूछा गया है, एक सेकेंड मैं इसको निकाल दूँ, हाँ आपसे क्या पूछा गया, शायद एवरेज का पूछा गया, यस एवरेज का पूछा गया। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ एवरेज किसके साथ देखना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ देखना है। उसका अगर आप टेम्परेचर का रिलेशन देखते हो तो टेम्परेचर का रिलेशन √2 में जाएगा, ऐसा कुछ रिलेशन होता है, ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन है टेम्परेचर के साथ है तो डायरेक्टली का, ये तो कंफर्म है कि डायरेक्टली का रिलेशन है। अब डायरेक्टली का रिलेशन एक तो ये है, और कौन सा डायरेक्टली का रिलेशन, एक ये वाला डायरेक्टली का, ये तो मतलब सारे इनवर्सली में जा रहे हैं, ये तो होंगे नहीं A और D में से। बट स्टिल क्योंकि यहाँ पर और भी कंपोनेंट आता है तो ये क्या स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, डी ऑप्शन आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वल टू होना चाहिए था, बट दिस इज इन अ सम रिलेशन, ये डायरेक्टली का रिलेशन है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो मेरे ख्याल से फिगर डी को आप सेलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे एक स्टेटमेंट दे रखी है और उसके नीचे रीजन दे रखे है, बताना है कि ये सही है गलत है। वैसे ये क्वेश्चन आता है आपका F ब्लॉक से, ये क्वेश्चन आपका F ब्लॉक से बना है, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो आपका गैसीय स्टेट से, इसको लिख लो, ये वाला क्वेश्चन आपका गैसीय स्टेट से। ओके, तो F ब्लॉक का क्वेश्चन है कि द रिडक्शन इन द साइज ऑफ द लैंथेनॉइड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, देखो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा उसका रीजन नीचे लिख रखा है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ द फॉरवर्ड, बिल्कुल रीजन भी एकदम परफेक्ट है जी, दोनों चीजें आंखें बंद करके थर्ड लगाकर। यही तो कहते हो आप लैंथेनाइड के अंदर क्या कहते हो कि एटॉमिक नंबर के साथ साथ साइज डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पुअर शील्डिंग होती है किसकी, F ऑर्बिटल की, F ऑर्बिटल आ जाती है कौन से वाली, 4f वाली, नीचे यही तो रीजन लिख रहे हैं, पुअर शील्डिंग ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स देयर इज अ स्टेडी इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिससे चार्ज बढ़ता है और साइज कम होता है। तो 36 का थर्ड क्वेश्चन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 36 के बाद 37 क्वेश्चन, अगेन 37 अर्हेनियस वाला क्वेश्चन है, ये तो सबको आता होगा। सबसे पहले आप अर्हेनियस इक्वेशन लिखेंगे, ये अर्हेनियस वाला क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आप अर्हेनियस की इक्वेशन लिखते हो। अर्हेनियस की इक्वेशन K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस के A बाई RT, दिस इज योर इक्वेशन, राइट। अब इसको आप नेचुरल लॉग के टर्म में लिखो, क्योंकि एग्जामिनर ने नेचुरल लॉग और 1/T के टर्म में पूछा, तो आप इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग A माइनस के EA बाई RT। अब यहाँ से आप रिलेशन बनाते हो, अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आपको पता है नेगेटिव स्लोप बनेगा, क्योंकि अगर ये y एक्सिस पर है, ये आपका C है, तो यहाँ पर mx हो गया। जो स्लोप है m किसके इक्वल है, m किसके इक्वल होगा यहाँ पर, ये माइनस के EA बाई R, ये स्लोप है, यानी नेगेटिव स्लोप बनेगा। तो कौन सी कर्व आएगी नेगेटिव स्लोप के साथ 1/T, कौन कौन से ऑप्शन है, एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। अरे ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सेकंड इज द राइट ऑप्शन, नेगेटिव स्लोप आएगा जी। स्लोप कितना है, माइनस के EA बाई R, तो यहीं से ग्राफ बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, सिलिकॉन्स का क्वेश्चन है। तो सिलिकॉन्स में हमसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पर बताना है सिलिकॉन्स में सिलिकॉन हैव अ वाइड रेंज ऑफ, ये कहाँ से सवाल आया है, ये क्वेश्चन आपका मेन ग्रुप का कार्बन नंबर 14। कार्बन नंबर 14 सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज है। जो सिलिकॉन्स होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन्स होते हैं आपके R2CI ऑर्गेनो सिलिकॉन जैसे के एडवांटेजेस बतानी है केमिकल, अरे ये तो पढ़ने वाला क्वेश्चन है, एक मिनट। सिलिकॉन हैव अ वाइड रेंज ऑफ एडवांटेज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल दे आर रेजिस्टेंट टू हिट बाय द एसिड एंड बेस, रीडली कंबस्टेबल, रिमेन चेंज अनचेंज्ड विद यूवी। अब जो आपका सिलिकॉन्स होते हैं, लाइक आप बनाते हो इनको RSI, R बीच में ऑक्सीजन का लिंकेज कराते हो, ठीक है, R2CI, तो कंबस्टेबल नहीं होते ये नहीं होते, ये कंबस्टेबल नहीं होते। ANC होगा इसका ऑप्शन, या सेकेंड इज द राइट आंसर, A और C होगा। देखो ये प्रॉपर्टीज है, अगर आपने सिलिकॉन्स पढ़ रखा होगा तो वहाँ पे ना नीचे प्रॉपर्टीज आती हैं, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। बट मैंने इसे एलिमिनेशन से किया क्योंकि मैंने ये पढ़ा था कि कंबस्टेबल नहीं होते, ठीक है, तो उसके बिहाफ पर मैंने अपना आंसर किया है। A and C इज द राइट ऑप्शन, देयर इज अ राइट ऑप्शन A and C। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसने पूछा हमसे रीअरेंजमेंट के अंदर कि यहाँ पर क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 39 की इसमें कौन सी रिएक्शन बनने वाली है। द रिएजेंट, आपको रिएजेंट का नाम बताना है बेसिकली, ठीक है। इन द ट्रांसफॉर्मेशन देखो NH2 से N2Cl बन रहा है, बच्चे को पता है कि यहाँ पर होनो बनता है। होनो मतलब क्या, डाइजेशन। इस रिएक्शन को, इतनी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन रिएक्शन। तो डाइजेशन के लिए तो आप NaNO2 डालते हो, ये तो कंफर्म है ना, NaNO2 डालोगे, ऑप्शन पहला तो गलत है। आप क्या डालते हो, NaNO2 और उसके अंदर आप HCl को डालते हो, तब जाकर आपका क्या बनता है, यहाँ पर होनो एसिड तैयार होता है, जिसे आप बोलते हो नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड इसे क्या करता है, डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद उसने कहा कि बेंजीन बन जाएगी। बेंजीन कैसे बनेगी, आपको उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, H3। अब देखो ये सारे ऑप्शन में से एक होगा, HCl तो डालेंगे नहीं, ये तो गलत है। अब इसमें H3PO3 को डालोगे, H3PO2 को डालोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आएगा, H3PO2 को डाला जाता है, ना कि आपका H3PO3। ये कंप्लीट रिएक्शन है, आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ये, ठीक है। आप इसका मैकेनिज्म करना चाहते हो तो आप देख लेना, मैं आपको करा दूंगी। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जिसको ज्यादा एलोबरेट करना है, जिस क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि पहले डाइजेशन करो, डाइजेशन के बाद आप सिंपली इसमें H3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ये वाला रिएजेंट नहीं होता। इसके पीछे भी एक रीजन होता है, काफी अच्छा रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40। अगेन ये क्वेश्चन मेन ग्रुप का कहो या ऐसी आपकी जनरल नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन है। उसने कहा कि ये कौन सा टाइप की रिएक्शन है। देखो मैं आपको बताती हूँ, आप KNH2 को लिखोगे, सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन कर लो, आपके पास K+ आएगा, ऐसी ही चेकआउट होती है रिएक्शन, NH2 नेगेटिव आएगा। दूसरा कौन है आपके पास, NH4 आई है, आप इसको क्या करोगे, NH4 नेगेटिव करोगे, नहीं NH4+ होगा, सॉरी I नेगेटिव होगा। अब देखो K+ के साथ ये मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, KI बन जाएगा, पोटाशियम आयोडाइड हो गया। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 हो जाएगा ना, N2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया बन जाएगा। और जहां तक मुझे पता है ये क्या हो गया आपका, ये तो बेसिक की तरह काम कर रहा है, 2 अमोनिया मिल जाएंगे। तो एक न्यूट्रलाइजेशन टाइप की रिएक्शन होती है, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन टाइप रिएक्शन, ठीक है। इसमें एसिड बेस का मिक्सिंग है और कुछ भी नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन टाइप की रिएक्शन है, एसिड बेस का मिक्सिंग हुआ है। देखो KI पोटाशियम साल्ट मिल गया ना, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन आएगा ना कि सॉल्वेलिसिस। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया कि आपको ये बतानी है इसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक के लिए आपको इनमें से बताना है। बाकी इसमें अगर आप देखो जो रिएक्शन है, सबसे पहली ये वाली रिएक्शन तो बच्चे को याद होती है, और मैंने थोड़े दिन पहले भी पढ़ा रही थी, ऐसे है NO2 ऐसा होता है, ये एक अनस्टेबल है और ये चाहता है कि मैं स्टेबल बन जाऊँ, तो सामने से एक और ऐसा आएगा, उसके साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, N2O4 बनाएगा, और ये क्या बन गया आपका, स्टेबल हो गया। जब कोई चीज़ अनस्टेबल से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो डेफिनेटली एनर्जी को क्या करती है, रिलीज करती है। एनर्जी का रिलीज करना मतलब एक्सो, तो ये वाली रिएक्शन ना एक्सो है। यहाँ से मुझे आइडिया लगा था। इस क्वेश्चन के अंदर देखो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा इसके अंदर, ये तो गलत है। इसके अंदर इनमें से एक ऑप्शन आएगा, मुझे A और B में से चेकआउट करना है कौन सी है। अगर आप ये वाली रिएक्शन देखते हो तो दिस इज ऑल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वाली जो आपकी रिएक्शन होती है ये भी एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपने पढ़ा हो, ये मेन ग्रुप का है, जो बच्चा रीड करता है मेन ग्रुप चैप्टर को, नाइट्रोजन को, उनको याद रहती है ये, तो मेन ग्रुप का है ये। B एंड C इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लगाना था आपको, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें पूछा है कि आपसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट इन द UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप ऐसे कर्व बनाते हो, इस कर्व में क्या होता है कि अगर आप इधर जाते हो, यहाँ पर आपका वेवलेंथ, यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी रहती है। अगर आप इधर जा रहे हो तो बैथो शिफ्ट होता है, अगर आप बैक जा रहे हो तो आपका हिप्सो होता है, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो इंटेंसिटी बढ़ रही है हाइपर, अगर आप नीचे आ रहे हो तो हाइपो होता है।
यहाँ पर आपको रीज़न बताना था, नहीं क्या बताना है इसमें कि अगर बैथोक्रमिक शिफ्ट है तो क्या चीज़ बढ़ती है। बैथो में देख सकते हो वेवलेंथ इधर है तो वेवलेंथ बढ़ रही है, यानी शिफ्ट टू द लॉन्गर वेवलेंथ। एक तो लॉन्गर वेवलेंथ है, बिल्कुल सही रीजन दिया, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। कैसे ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, बिल्कुल गलत, इसे रेड शिफ्ट कहते हैं, इसे रेड शिफ्ट कहते हैं और इसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो इसका ओनली फर्स्ट आंसर आना था, यहाँ पे फर्स्ट आंसर लगाना था, ये गलत लिखा है इस बच्चे ने, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका कहाँ से आया है? दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर द B2। B2 का अरे 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 बच्चा, ये तो जैम 2022 में आ गया इस पर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जैम 2022 में उसने B2 का ही तो पूछा हमसे, उसने हमसे B2 का ही तो मॉलिक्यूलर डायग्राम पूछा, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ उसको, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। बोरॉन लिखो सबसे पहले, कहाँ गया बोरॉन, यहाँ लिख लेते हैं। बोरॉन इज अ 1s2, 2s2 एंड 2p1। अब ये देखो 1s ऑर्बिटल है, ये इसकी 1s ऑर्बिटल होगी, एक इसके ऊपर ऑर्बिटल, एक इसकी ऑर्बिटल नीचे, ये होगी सिग्मा 1s और ये हो जाएगी आपकी सिग्मा स्टार 1s। ऐसे बना लो इसको, हल्का फुल्का सा बना रही हूँ डायग्राम। फिर ऐसे ही 2s का बन जाएगा, यहाँ पे ये 2s का हो गया। उसके बाद क्या आता है आपका 2p का आएगा, यहाँ पे 2p में क्या आपका ऑर्डर क्या रहता है 1 2 1 2, ऐसे ऑर्डर रहता है 1 2 1 2। तो 1 2 1 2 ऑर्डर का मतलब है, इसको रब करो थोड़ा सा, 1 2 1 2 ऑर्डर बना देते हैं। 1 2 ऑर्डर में क्या होता है कि एक बॉक्स ऊपर, यहाँ पे 2 बॉक्स, यहाँ पे 1 बॉक्स, यहाँ पे 2 बॉक्स। अब बोरॉन के पास वैलेंस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ऑप्शन चेकआउट करते हैं। उसने कहा कि 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन विद अ पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन के साथ। अच्छा, और क्या है 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन विद अ पैरेलल स्पिन, एन एम्प्टी ऑर्बिटल S4B2, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन विद वन पैरेलल एंड व्हाट इज अदर वन इज योर एंटी पैरेलल स्पिन। अच्छा, और एक पेड, हमें किसका बताना है, हमें तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का बताना है। मैं वही तो देख रही हूँ कि ऐसा तो सबसे चलेगा। होमो तो ये है ना, होमो, दिस इज योर होमो। होमो में आपके इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बस ये बता दो, एक दूसरे के पैरेलल स्पिन में बैठे हैं, पैरेलल, इसे हाँ पैरेलल ही बोलेंगे ना। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और बट पैरेलल स्पिन में है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, या फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन आएगा। मतलब 1 पैरेलल, एंटी पैरेलल थोड़ी आ जाएगा, दोनों ही पैरेलल में जाएंगे अभी, तो ये सही है जी, ये सही ऑप्शन है आपका, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। B2 का डायग्राम है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटाइन। ठीक है, इसका हमें बताना है कि वो स्टेबल क्यों होता है। देखो सबसे पहले बना लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, ये होती है आपकी, और इसको देखते ही एक वर्ड याद आता है डांसिंग रेजोनेंस। ये क्या रखती है, डांसिंग रेजोनेंस। रीजन पूछा है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, कंजुगेशन बिटवीन द बेंट ऑर्बिटल ऑफ द साइक्लोप्रोपाइल विद द वैकेंट पी ऑर्बिटल कैटायनिक रिंग। बिल्कुल सही बात है, यही इसका सबसे पहला रीजन होता है जो करेक्ट होता है। इसने लिखा रिंग स्टेन की वजह से, नहीं, रिंग स्टेन की वजह से कोई रीजन नहीं आएगा। कंजुगेशन विद द बेंट ऑर्बिटल, कंजुगेशन विद द बेंट ऑर्बिटल बिटवीन द बेंट ऑर्बिटल ऑफ द साइक्लोप्रोपाइल रिंग एंड द फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ द कैटायन कार्बन। फिल्ड थोड़ी होगी, फिल्ड तो नहीं होगी ना, क्योंकि जब आप यहाँ पर इसका डांसिंग रेजोनेंस करो, मान लो आपने इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करा है, तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा ना, ऐसा कुछ बनेगा, इधर CH2 आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो प्लस आई इफेक्ट का भी रीजन नहीं है कंजुगेशन। फिल्ड तो प्योर ऑर्बिटल है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका डांसिंग रेजोनेंस इसी को बोलते हैं ना। ये देखो, ये जो इस यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है इसे डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं। अब इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये दूसरे वाला पॉजिटिव आ गया, इसे डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पर कंटेन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही होगा। फिनोल को सेलिसल्डिहाइड में बनाया, मतलब कौन सी रिएक्शन है ये, बचपन की रिएक्शन है हमारी, रायमंड टाइमन रिएक्शन। दिस इज अ रायमंड टाइमन रिएक्शन, बच्चे को याद होनी चाहिए, एक रायमंड टाइमन रीअरेंजमेंट नहीं रिएक्शन है, रायमंड टाइमन रिएक्शन है। और इसमें क्या आपका बनता है, रायमंड टाइमन रिएक्शन में आपका जो इंटरमीडिएट बनता है, दिस इज ऑलवेज द कार्बिन बनती है आपकी, जो इंटरमीडिएट बनती है CH-Cl2 जो आपका बनता है इस तरह से कुछ, वो आपकी कार्बन टाइप बनती है। तो सेलिसल्डिहाइड बनता है, रायमंड टाइमन रिएक्शन है, एक बार चेकआउट कर लेना अपनी रायमंड टाइमन को। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, एलीन्स कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। और उसने हमसे पूछा कि बताओ हाइब्रिडाइजेशन सेंटर वाले कार्बन की कितनी है, तो sp होती है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp। ये क्वेश्चन ना जैम का है, वैसे ये जैम में आया हुआ है, आई थिंक 2010 से लेकर 2016 के पेपर के बीच में कहीं आया हुआ है। ठीक है, तो मेरे को इसलिए याद है ये। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। इस क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया कि हाँ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है।
मैं आपको एक सेकेंड इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी बताऊंगी। उसने कहा कि इनमें से स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट है गलत है जो भी है। सबसे पहले कहा है कि मेटल इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट यूजली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। यार ये बिल्कुल सही बात है। जो अपनी लोवेस्ट ये जैसे Fe2+ ले लो, Fe+3 ले लो, तो जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना वो क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, डेफिनेटली करेक्ट है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। टू डेट नो एग्जाम्पल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एन विच विद नॉन जीरो ऑक्सीडेशन। ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। बिल्कुल एक एग्जाम्पल होता है वेनेडियम वाला। यही इसका क्वेश्चन का पता नहीं आई डोंट नो कि कितने पेपरों में यही सवाल पूछा गया हुआ है, यही रीजन के साथ। आपका वेनेडियम है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को खाता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो क्या बनेगा, वेनेडियम CO6 और यहाँ पे नेगेटिव। तो ये इसने क्या किया है, ये तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर गया। तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब एग्जाम्पल है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल है और वो कह रहे हैं कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ऊपर वाली सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ये आएगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन आएगा बोथ स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट आता है आपका जेट्सवे प्रोडक्ट विल नॉट विद द मेजर प्रोडक्ट अंडर द E2 एडिशन। यहाँ पर आपको ये शायद पता नहीं आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, ऐसे रिएक्शन है ये। और इस रिएक्शन में आपसे पूछा गया है कि क्या आपका प्रोडक्ट जेट्सवे प्रोडक्ट क्या बनेगा अंडर द E2 एलिमिनेशन। देखो मैं इसके लिए आपको एक बात बताती हूँ। इस रिएक्शन के लिए आपको मेजर लिखा है ना उसने, हाँ मेजर प्रोडक्ट के लिए। तो अगर आप क्या करते हो, मेजर की बात कर रहे हो ना, तो मेजर के लिए कभी भी बल्कि बेस नहीं यूज होता। अगर आप स्टेरिकली बल्कि बेस यूज करते हो तो आपको कभी मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ये आएगा इसका फर्स्ट। अगर आप स्टेरिकली बल्कि बेस यूज करोगे तो आपको ये ना, आपका देखो मेन खास ऑर्गेनिक को क्वेश्चन है, इतना ही लिखूंगी क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आपको तब पता चलेगा। E2 एडिशन, मतलब E2 एलिमिनेशन के टाइम पर अगर आप बल्कि बेस यूज करते हो तो आपको वहां पर मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा E2 के अंदर। मतलब बल्कि बेस लाइक आप टर्शियरी बुटाक्साइड टाइप यूज कर रहे हो तो आपको बल्कि वो आपका जेट्सवे प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, एल्कीन आपको वहां पर नहीं मिल रहा। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। बाकी पढ़ लेना E2 एलिमिनेशन को। क्वेश्चन नंबर 49 आता है कि द बियर्ड्स-लैम्बर्ट लॉ फेल कहाँ पर होता है। बियर्ड्स-लैम्बर्ट लॉ कहाँ फेल हो जाता है, ये फेल हो जाएगा आपका हाई कंसेंट्रेशन। अगर आप हाई कंसेंट्रेशन कर दोगे ना फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप बियर्ड्स-लैम्बर्ट लॉ की बात करते हो ये लो कंसेंट्रेशन पर ही वैल्यू देता है। हाई कंसेंट्रेशन पर क्या होता है, ये बहुत सारी पीक दे देगा। हाई कंसेंट्रेशन पर पीक कैसे देगा, सपोज आपका ये सिस्टम था, आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन कर रखी है, बहुत सारी कंसेंट्रेशन है, आपने यहाँ पर लाइट को डाला। अब ये लाइट को क्या करेगा, इसमें से कुछ लाइट को डिस्पर्स कर देगा, कुछ लाइट को डायफ्रैक्ट कर देगा, कुछ लाइट को रिफ्रैक्ट कर देगा, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ को एमिट करेगा। मतलब बहुत सारे प्रोसेस होंगे और हमें लगेगा फाइनल में कि इतना सारा, मतलब इतनी बड़ी वैल्यू है, जबकि उसमें से आधी सारी चीज़ें तो इधर जा रही थी। हमें नीड होती है, अगर मैं बात करूँ बियर्ड्स-लैम्बर्ट लॉ किसके लिए यूज होता है, यूवी के लिए होता है। यूवी के लिए अगर मैं बात करूँ, मेरे को लो कंसेंट्रेशन की डिमांड होती है क्योंकि लो कंसेंट्रेशन पे मुझे एब्जॉर्बेंसी मिलेगी। बट अगर हाई कंसेंट्रेशन की बात करूँ तो एब्जॉर्बेंस के साथ साथ आपको डिस्पर्सन मिलेगा, आपको यहाँ पर स्कैटरिंग मिलेगी, आपको एमिशन मिलेगा, आपको रिफ्रैक्शन मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। तो अवॉइड करते हैं हम कि हाई कंसेंट्रेशन ना ही होनी चाहिए, तो बेहतर है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50 और ये क्वेश्चन आपका आता है क्वांटम केमिस्ट्री से। क्वांटम केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है यहाँ पर वो क्या बोलते हैं इसे, NLM बताने। तो देखो आपको मैं एक शॉर्ट बताती हूँ, उसमें क्या होता है कि साइन थीटा m होता है। मैं आपको सीधा फंक्शन बता रही हूँ क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन का जो वेव फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, साइन थीटा m होता है। और कोस थीटा की पावर क्या होती है, L - SAM, ये होता है। आपको यहाँ पे बताना है कि हमारे पास साइन थीटा m है, कोस थीटा L - M है। तो आप बताओ, कंपेयर कर लो। यहाँ पे तो साइन थीटा है ही नहीं, अगर साइन थीटा ही नहीं है तो m तो कन्फर्म है 0 हो जाएगा। m तो 0 हो गया क्योंकि क्वेश्चन में साइन थीटा नहीं है। पर कोस थीटा 1 दे रखा है, तो यानी कि L - M इज इक्वल टू अपना 1 हो गया। अब L इज माइनस इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा, 0 पुट करेंगे, इसको 1 आएगा, तो L की वैल्यू 1 आ गई। L 1 आ गया, M 0 आ गया। मुझे N निकालना है। N के लिए मुझे चेकआउट करनी पड़ेंगी रेडियल नोड्स। N के लिए मैं देखूंगी यहाँ पर रेडियल नोड्स। N - L - इज इक्वल टू कितनी रेडियल नोड्स है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेडियल नोड आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही रेडियल नोड आपको मिल जाएगी, एक रेडियल नोड होगी मेरी। एक सेकेंड, एक रेडियल नोड नहीं, यहाँ तो एक भी रेडियल नोड नहीं क्योंकि तो R है और R तो हम बाउंड्री होगी ना, ये तो बाउंड्री पे चला जाएगा। ये तो बाउंड्री नहीं 0 रेडियल नोड है, यहाँ पर एक भी रेडियल नोड नहीं है, 0 आ जाएगा। तो N - 1 इज इक्वल टू 0, N इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा। N 2 1 0 चेकआउट करो, 2 1 0, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और वैसे भी NL के इक्वल कभी हो नहीं सकता, ML के इक्वल नहीं हो सकता, ये कभी जीरो, ये तो वैसे ही आंसर आ जाता, करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो करा दिया मैंने तो। 51 क्वेश्चन है 135 साइक्लो ओक्टा ट्राइनिल कैटायन क्या होता है, एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, ये बताना है। अच्छा ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बड़ा सिंपल है वैसे तो। ऐसे होता है 8 बनाओ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना लिया, ऐसा स्ट्रक्चर है जी। इसकी बात कर रहा है वो, बताओ क्या होगा ये आपका क्या होगा। अगर मैं बताऊं तो ये बनता है आपका जाकर होमो एरोमेटिक, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा 1 2 3। पढ़ा है आपने कभी, अगर आपने पढ़ रखा होगा होमो एरोमेटिक तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। मेरे से भी गलत ही बन गया स्ट्रक्चर, मैं दोबारा बना देती हूँ। आई मेक अगेन, ऐसे ऐसे बन जाएगा। होमो एरोमेटिक में क्या होता है कि हम sp3 को प्लेन से आउट कर देंगे, एक कार्बन को प्लेन से आउट करेंगे, और अब यहाँ पर क्या होगा, इस एरिया में आपका क्या हो जाएगी, एरोमेटाइजेशन आ जाती है। इस वाले एरिया में, इस कार्बन में, इस कार्बन में, इस कार्बन में, इस कार्बन में एरोमेटाइजेशन आ जाएगी इतने पोर्शन में, और इसीलिए ऐसे सिस्टम को बोला जाता है होमो एरोमेटिक। तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52, इसमें पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन, ये क्वेश्चन इसी पेपर में आया है अभी, मतलब ये क्वेश्चन मैं क्या लिखूंगी, CU सेट 2021 का ही क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले कराया मैंने क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, एक ही पेपर में दोबारा से क्वेश्चन आ गया। उसने कहा कार्बन और ऑक्सीजन की कितनी होती है, कार्बन और नाइट्रोजन की कितनी होती है, कार्बन कार्बन की और कार्बन, सबसे ज़्यादा जो होती है हमेशा कार्बन और हाइड्रोजन की होती है, 3300 to 2900 के अप्रॉक्सीमेटली इसकी फ्रिक्वेंसी रहती है, कार्बन है सबसे ज़्यादा इसी की होती है। इससे ज़्यादा अगर होगी तो सल्फर की होगी जो 4000 तक पहुंचेगी। 53 क्वेश्चन आता है, अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से, आपका बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मुझे लगा ये आया है, इसमें हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो फेलिंग सोल्यूशन नहीं देगा। तो देखो बच्चों, जो फेलिंग सोल्यूशन नहीं देता वो कौन होता है, आपका सुक्रोज होता है। दिस इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, तो फुल सुक्रोज इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54, ये कहाँ से आया, इस टॉपिक को आप बोलोगे बेंजाइन, ये बेंजाइन इंटरमीडिएट टॉपिक से है, बेंजाइन की रिएक्शन है। क्या क्वेश्चन होता है इसके अंदर, इसने कहा ऑर्थोब्रोमोटोलिन बना लो फटाफट, इस तरह से आप बेंजीन रिंग बनाओ अपनी। इस बेंजीन रिंग में इस पोजीशन पे आपका CH3 होगा और ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो होगा, ठीक है। अब जैसे ही उसने ये लिखा ना NaNH2, तो एकदम से याद आ जाना चाहिए NaH2 लिक्विड अमोनिया, ये एक ही काम करता है। ये आपका क्या करेगा, यहाँ पे ब्रोमीन को हटाएगा। अभी मैं इसको दिखाती हूँ कुछ इस तरह से बनाकर, तो यहाँ पर आपका होगा एक बॉन्ड, जैसे नॉर्मली आपका यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन और ब्रोमीन को लीव कराएगा NaNH2 का, क्योंकि बेस है ना। अरे ये बेस है, बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को खाने आएगा, तो बेस हाइड्रोजन को खाएगा और एक बॉन्ड को यहाँ पे बना देगा, एक बॉन्ड को यहाँ पे बनाएगा और ब्रोमीन को लीव करेगा। देखो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ब्रोमीन लीव होगा, आपके पास कुछ ऐसे इंटरमीडिएट बन जाएगा। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इंटरमीडिएट क्या बना है, तो इंटरमीडिएट तो ये बनेगा। इंटरमीडिएट बनने के बाद दोबारा से NH2 होगा, वो आएगा। अब वो NH2 कहाँ पर लग सकता है, देखो दो ऑप्शन है उसके पास, उसके रास्ते दो है। जो आपका NH2 है, ये वाला जो NH2 है, आइदर इस पोजीशन पे लगेगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन आप क्या देते हो, मेजर क्यों बनता है, CH3 की वजह से, +R होता है ना इसका काम। अगर यहाँ पे लगेगा डोनेशन में तो माइनर इफेक्ट बनता है, मतलब माइनर प्रोडक्ट बनेगा। एग्जामिनर ने पूछा था कि रिएक्शन क्या देगा, तो वो आपको ऑर्थो पर देगा या आपके मेटा पर देगा, तो इसमें तो ऑप्शन यही आएगा, क्योंकि उसने मेजर तो पूछा नहीं ना, तो ऑर्थो और मेटा टोलिन डाइंस दोनों बनेगी, दोनों आएगा इसका आंसर, यहाँ पे दोनों आएगा। इसने क्या ऑर्थो थोड़ी बनेगा, दोनों बनते हैं मेजर और माइनर, क्योंकि उसने मेंशन ही नहीं किया कुछ ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपका आता है VPT का क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपका बुक है और ये मैंने नहीं पढ़ रखा है, ना मेरे को पता है इसके बारे में, ये आप अपने आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो आई डोंट नो अबाउट दैट, लिमिटेशंस हैं ये उसकी, ये इसको आप देख लेना, ये थोड़ा थ्योरी वाला होता है, ये नहीं मैं कराती। क्वेश्चन नंबर 56 कराऊंगी मैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये वैसे क्वेश्चन कहाँ से आता है, थर्मो का सवाल है, थर्मोडायनामिक्स का। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपको दो आइडियल गैसेस को मिक्स कर रहे हो, राइट, आपने दो आइडियल गैसेस को मिक्स करा ना, तो ये क्वेश्चन वैसे थर्मो का भी नहीं है, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बन जाता है क्वेश्चन। तो अगर आप आइडियल गैस को मिक्स कर रहे हो ना, और तो आइडियल गैस में क्या होता है कि जो V मिक्स होता है, वॉल्यूम का मिक्सिंग वो 0 होता है, और डेल्टा H का मिक्सिंग जो होता है वो भी 0 होता है, आइडियल में, नॉन आइडियल में नहीं, ऐसा है। पर हमारा जो सिस्टम है वो स्पोनोटेनियस होना चाहिए, हमें ये कंडीशन याद होनी चाहिए, स्पोनोटेनियस होना चाहिए। स्पोनोटेनियस के लिए क्या होता है, डेल्टा G तो लेस देन 0 होना चाहिए। डेल्टा G लेस देन 0 कब होगा, स्पोनोटेनियस के लिए लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा G
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस है। अब डेल्टा एच तो जीरो हो गया, ये तो आइडियल मिक्सिंग की सिचुएशन ही यही होती है ना। आइडियल मिक्सिंग की सिचुएशन होती है डेल्टा वी एम एक्स भी जीरो होता है, डेल्टा एच मैक्स भी जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो गया। बचा क्या, जो डेल्टा डी जी है वो माइनस के टी डेल्टा एस पे डिपेंड करता है। अभी डेल्टा एस को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी मुझे नेगेटिव चाहिए, यानी कि डेल्टा एस बढ़ाना पड़ेगा, डेल्टा एस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अब चेकआउट करो यहाँ पे डेल्टा एस ग्रेटर देन, तो सेकंड ऑप्शन आएगा जिसका, सेकंड ऑप्शन आएगा डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। 56 का सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 57, और ये फिर से क्वेश्चन आता है आपका स्क्रोडिंजर की वेव इक्वेशन, या कहूँ क्वांटम केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। इस क्वांटम केमिस्ट्री में उसने हमसे क्या कहा है, उसने कहा कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मैं लिख देती हूँ। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है एच स्क्वायर 8ml स्क्वायर, ठीक है। फिर उसने कहा कि आप कौन सी उस पर जाएंगे, अगर इसकी लेंथ को हमने 12 कर दिया, पहले लेंथ हेल्थ थी अब 12 कर दो, तो इसकी लेंथ को 12 कर देते हैं। नॉर्मल एच स्क्वायर 8m लिखेंगे, एल की जगह 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर 32 ml स्क्वायर, ये बन जाएगा। उसके बाद उसने हमसे पूछा कि इनके बीच का डिफरेंस बताना है, यानी इसमें से ये वाला फैक्टर माइनस करेंगे, ठीक है, एक्साइटेड में से। नॉर्मली वैसे एक्साइटेड में से होगा, तो ये वाला आप जब फैक्टर माइनस करेंगे आपका आंसर कितना आएगा, यू कैन सॉल्व दैट, 4 में से गए 3 ही आएगा, 32 ml स्क्वायर, ये आंसर आएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन थर्ड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 58। अगेन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एनएमआर स्पेक्ट्रा से है। इस स्पेक्ट्रा में उसने हमसे क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ सिग्नल। अब इसने हमसे हमारे वाला सवाल पूछा है, इसने हमसे पूछा है नंबर ऑफ सिग्नल्स बताने हैं। तो कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स है काउंट कर लेते हैं। देखो मैं अलग अलग कलर से शो करूंगी जिससे थोड़ा आइडिया अच्छा लग जाता है। एक सिग्नल तो यहाँ पर मिलेगा, इनकी वजह से एक सिग्नल आ रहा है, ब्लू वालों की वजह से। एक सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, दूसरा सिग्नल यहाँ पे आएगा ब्लैक वालों की वजह से, सेम है, सेम वाले सेम सिग्नल देते हैं। और तीसरा सिग्नल आपको यहाँ पे मिलेगा। तो पहले वाले में 3 कलर है, 3 सिग्नल्स हैं। अगर इसके अंदर चेकआउट करूंगी तो देखो एक सिग्नल ये देगा, ये तो सही बात है, एक सिग्नल तो यहाँ से मिलेगा आपको, एक सिग्नल यहाँ से मिलेगा सेकेंड सिग्नल, थर्ड सिग्नल आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, और फोर्थ सिग्नल यहाँ पे 3 4। अब इनमें ये वाले ऑप्शन गलत हो गए, इनमें से लास्ट वाला देखना पड़ेगा। एक सिग्नल यहाँ से मिलेगा, दोनों का एक सिग्नल है, एक सिग्नल यहाँ पे मिलेगा, मतलब इसको आप नहीं, एक नहीं, ये तो सारे एक जैसे हैं। ये 1 सिग्नल, ये 2 सिग्नल 2 सिग्नल 2 सिग्नल 2 सिग्नल 1, मतलब यहाँ पे 2 सिग्नल मिलेंगे। लास्ट वाले में 2 सिग्नल मिलेंगे, इसमें 4 सिग्नल मिलेंगे और इसमें 3 सिग्नल मिलेंगे। 3 4 2, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 58 भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। ये पास्टुलेट आता है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं हैमंड पास्टुलेट, जिसका मतलब होता है जो एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट एंड द स्ट्रक्चर के डिस्क्राइब करता है, दिस इज अ हैमंड पास्टुलेट। थोड़ा पढ़ लेना इसको, टॉपिक को। अब मैं उसमें क्या ही बताऊँ आपको। क्वेश्चन नंबर 60 तो इतना इजी क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का, मतलब क्लास 12th का क्वेश्चन है। उसने कहा कि जब एक केटायन को रेनायन को मिस करते हैं तो उस इफेक्ट को नाम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की इफेक्ट उसे बोला जाता है, ठीक है, शॉर्ट की इफेक्ट उसे बोला जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे उसने क्या कहा है, इसमें उसने कहा है कि आपको ये बताना है गैसेस, वेंडरवाल कांस्टेंट गैसेस की बात करें तो वेंडरवाल कांस्टेंट जो गैसेस के लिए अगर मैं बात करूँ तो जो ए होता है ना, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट गैसेस में तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बताता है ना, बेसिकली तो ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बताता है। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ पर आने वाली है, ये ए की वैल्यू दे रखी है, चेकआउट कर लो। जिसकी सबसे ज़्यादा ए की वैल्यू है वो सबसे जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, वो सबसे जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, मेरे कहने का ये मतलब है, वो सबसे जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। मैंने क्या कहा है, जिसका मैक्सिमम ए है वो मैक्सिमम लिक्विफाई होगा, सबसे जल्दी लिक्विफाई होगा। तो अमोनिया का सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा लिक्विफाई होगा। उसके बाद CH4 का है तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 62। इसने कहा कि अगर किसी हम ड्रॉप को, इफ ड्रॉप डोंट कोलैप्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये होगा ना कि प्रेशर का खेल है, जो प्रेशर होगा इनसाइड में वो ज़्यादा होगा प्रेशर आउटसाइड से, इसका मतलब यही होगा द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज ग्रेटर देन द आउटसाइड, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अगर ग्रेविटी की वजह से वो कोलैप्स नहीं हो रही है ना, वो कोलैप्स नहीं हो रही तो इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा है अंदर बाहर के कंपैरिजन। नेक्स्ट आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक पहला सवाल मुझे दिखा है हेट्रोसाइक्लिक से, हेट्रोसाइक्लिक का पहला सवाल दिखा है, और ये क्वेश्चन तो मतलब पहला क्वेश्चन है
पर इजी क्वेश्चन है, आपको बताना होता है इसके अंदर एरोमेटिसिटी किसकी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी बेंजीन की होती है, बेंजीन के बाद आपकी पिराडीन की होती है, 6 मेंबर रिंग, और उसके बाद आपकी पायरोल की होती है, देन फ्यूरान की होती है। तो पहला ही ऑप्शन आ जाना था। रीजंस है, काफ़ी अच्छा रीजंस है। और अगर आप में ऊपर आई बटन आपको नजर आ रहा होगा ना, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक की लिस्ट है पूरी की पूरी, वहाँ मैंने इसका कंप्लीट रीजन दे रखा है, तो वहाँ पर अभी आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 64। ये क्वेश्चन आता है जी ग्रुप थ्योरी का, और इसको मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी। ग्रुप थ्योरी का मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगी यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ग्रुप थ्योरी नहीं आती, इसका मतलब ये है कि जैम लेवल पर कोई भी ग्रुप थ्योरी को नहीं पढ़ता है। हाँ, अगर आप CSIR नेट की तैयारी करें तो डेफिनेटली आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, तब आप इसे समझ पाएंगे, वरना मैं समझाती रहूंगी आपके सर के ऊपर से निकल जाने से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 65। ये मतलब इसको मैं क्या कहूँ, क्वेश्चन को कोई ऐसा पेपर नहीं है, आप जैम देख लो, BHU देख लो, DU देख लो, CU सेट देख लो, इससे पहले बहुत सारे CU सेट में क्वेश्चन आया हुआ है, और कोई बचा है, JNU देख लो, HU देख लो, कोई भी पेपर देख लो, IIT JEE देख लो, मतलब हर पेपर में इस क्वेश्चन को चिपका देते हैं, ये पता नहीं क्यों। CO2 मॉलिक्यूल का बताना है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। देखो CO2 के अंदर दूंगी या तो स्ट्रेचिंग होगी या बेंडिंग होती है, स्ट्रेचिंग भी होती है, सॉरी बेंडिंग दोनों होती है। CO2 का स्ट्रक्चर बना लो ना, इसमें स्ट्रेचिंग भी होगी और बेंडिंग भी होगी। स्ट्रेचिंग में दो टाइप की स्ट्रेचिंग होती है, एक सिमेट्रिक होती है, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है, और एक आपकी असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है। बेंडिंग तो दो मिलेंगी, यहाँ पे दो बेंडिंग मिलेगी, दो ही बेंडिंग होती है, प्लेन आउट प्लेन। सिमेट्रिक होती है, असिमेट्रिक होती है। यहाँ पर आपको सिमेट्री नहीं मिल सकती, क्यों? क्योंकि IR स्पेक्ट्रास्कोपी के लिए बहुत जरूरी कंडीशन है डायनामिक डायपोल मोमेंट। सिमेट्रिक वाले में कोई भी डायनामिक डायपोलमेंट होगा नहीं, इवन इसके पास डायपोलमेंट जीरो है। अगर डायपोलमेंट जीरो है तो वो IR इनएक्टिव। तो कितनी यहाँ पर बेंडिंग वाइब्रेशन मिली, वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन 2 ये 1 ये 3 3 इज द राइट ऑप्शन, 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है। देखो, आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर जो आपका S होता है ना, S का मतलब यानी कि जो आपका सोल्यूट होगा वो ऑलवेज आपके हेनरी लॉ को फॉलो करता है, दिस इज फॉलो द हेनरी लॉ। और साथ ही साथ जो आपका V नाम का सोलवेंट होता है वो आपका क्या करता है, रोल्ट लॉ को फॉलो करता है। तो ये बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, हेनरी लॉ को फॉलो करता है और ओबे करता है रोल्ट लॉ को, नॉट अ S ओबे द रोल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। ये भी हर साल हर पेपर में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, और CU सेट में हर साल पूछेगा ही पूछेगा। उसने क्रोमियम लिखा और क्रोमियम पे +3 लिखा हुआ है। क्रोमियम पे +3, क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D5 होती है, DF4S1 3D D5 4S1। अगर आप ये तो होगी क्रोमियम की। अगर मैं क्रोमियम +3 की बात करूँ तो क्रोमियम +3 में कितना आ जाएगा जी, क्रोमियम +3 हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3, आपके पास बचेगा 3D3 यानी कि 3D3। और ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में 2 ऑर्बिटल ऊपर होती है, 3 ऑर्बिटल नीचे होती हैं, तो 1 2 3, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना था मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था N+2। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर 3 है, 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5 और 3 15, रूट 15 अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो 3.88 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 67 डन। 68 क्वेश्चन आता है Bi3 का कलर क्यों आता है। Bi3 का कलर देखो, DD ट्रांजिशन का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे Bi3 के अंदर। +3 ऑक्सीडेशन साइड नो, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट है, मेटल टू लिगेंड नहीं होगा इसमें, LMCT लगती है। ये क्वेश्चन कहाँ से, अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो आप इसका रीजन बेहद अच्छे तरीके से जानते होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा हमसे एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी का चेंज कितना होता है, 0 होता है। क्यों? देखो, रिवर्सिबल अगर मैं बात करूं हीट, क्यू रिवर्सिबल हीट की कितनी होती है, 0, और मेरे पास एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है DQ रिवर्सिबल हीट डिवाइड बाय द टेम्परेचर। अब यही 0 है तो एंट्रोपी तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। एंट्रोपी का फॉर्मूला हीट बाय टेम्परेचर ही तो होता है। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इस बार जैम 2022 में फिर से यहाँ क्वेश्चन आया, गेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, CSIR नेट में इसका सवाल आता है इस टॉपिक से, मतलब ये बड़ा ही चर्चित टॉपिक है। अगेन देखो, इसमें आपको मैं रिलेशन बता देती हूँ सीधा। हमारा जो रिलेशन होता है ना, एक सेकेंड, अरे वो रिलेशन डेल्टा G इक्वल टू माइनस के RT बाय नेचुरल लॉग के, डेल्टा G इक्वल टू नोट लिखते हैं, बस यही नहीं याद आ रहा था मेरे को, RT नेचुरल लॉग के। हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल जैम में इस बार क्वेश्चन आया, गेट में आया लास्ट ईयर, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ कहीं ना कहीं। तो अभी आप बताओ कि जो आपका KP होगा, जो कांस्टेंट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो K जो है डेफिनेटली G के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एंथैल्पी पे भी करेगा, डेफिनेटली करता है, एंथैल्पी के ऊपर भी। किस पे नहीं करता, कभी भी प्रेशर पे नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर आपका, बस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर पे, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसने गलत कर रखा है बच्चे ने, प्रेशर पे नहीं करता, एंथैल्पी पे तो करेगा।
अगर डेल्टा जी पे कर रहा है तो डेल्टा जी तो सीधा होता है ना डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस, तो डेफिनेटली वो इस पर भी करेगा, इस पर भी करेगा, एंट्रोपी एंथैल्पी दोनों में। नेक्स्ट आता है 71। 71 में फर्मी लेवल आपको बताना है। फर्मी लेवल का मैं आपको ना डायग्राम, सॉरी फॉर दैट, मैं पिक्चर आपको शो नहीं कर पाई, मैंने डाउनलोड कर ली थी बट अटैच नहीं कर पाई। हाँ, कोशिश करूंगी कि इसके यहाँ पे दिखा दूंगी आपको फर्मी लेवल, इस पोजीशन पे फर्मी लेवल आपको दिखा दूंगी कैसा होता है। जो फर्मी लेवल में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होती है वो एब्सोल्यूट जीरो रहती है, मतलब एनर्जी लेवल ऑफ द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल इन अ मेटल एट एब्सोल्यूट जीरो, वो जीरो रहता है, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, केल्विन में नहीं टेम्परेचर पे। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में शो कर दूंगी, आपको दिख जाएगा इसका आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 72 ऑप्शन आता है कि इसमें आपको हाईएस्ट कनेक्टिविटी बतानी है। देखो जिसके पास मोर आयन उसकी मोर कनेक्टिविटी, भाषा में सिंपल लिखते हैं, मोर आयंस मोर कनेक्टिविटी। तो देखो यहाँ पर 3 तो ये रहे और एक ये 4 आयंस है, यहाँ पे 2 और एक ये 3 आयंस है, यहाँ पे 2 और 1 3 आयंस है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है जी, कोई भी नहीं गया बाहर कॉम्प्लेक्स के। तो सबसे ज्यादा आयन किसके पास है? फर्स्ट के पास, तो मोर आयन मोर कंडक्टेंस, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। 73 क्वेश्चन में आपको ई एन जेड बताना है। तो ई एन जेड बताने के लिए अगर एक सेकेंड, तो ई एन जेड के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर CIP रूल लगाएंगे। दिस इज अवर CIP रूल। CIP रूल, अगर 1 1 के सामने है और 2 2 के सामने है तो आप उसे ई बोलेंगे, अगर 1 2 के सामने है या 2 1 के सामने है तो आप उसे जेड बोलेंगे। अब मैं इनको नंबरिंग देने वाली हूँ। ओके, तो नंबरिंग देते हैं। सबसे पहले किस कार्बन का, इसका यहाँ पर हमें डिस्कस करना है, मतलब डबल बॉन्ड का डिस्कस होता है ना यहाँ पे। तो देखो ये आपका फर्स्ट नंबर इसे दिया जाएगा, इसे सेकंड नंबर दिया जाएगा, इसे क्या नंबर दिया जाएगा, इतना बड़ा है ये पोर्शन, इसके लिए फर्स्ट नंबर आएगा और इसके लिए सेकंड। तो 1 के सामने 2 है, नहीं ये सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, गलत देख लिया, ऐसे आएगा। ये देखो इस 1 के सामने ये वाला 1 है, तो 1 के सामने 1 और 2 के सामने 2, तो फर्स्ट वाला जो है वो ई बन गया, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं, अब सेकंड वाला दिखाएंगे आपको, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो फिनाइल और इथाइल में 1 नंबर इसे मिलेगी प्रायोरिटी, इसे सेकंड मिलेगा, इसे फर्स्ट मिलेगा, इसे सेकंड मिलेगा। अब देखो दोबारा से 1 के सामने 1 है और 2 के सामने 2 है, तो सेकंड वाला भी क्या है, ई है। तो ऑप्शन चेकआउट कर लो कोई, पहला ही ऑप्शन था, करेक्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 74 क्वेश्चन आपका। इसमें आपसे क्या पूछा है, प्रॉपर्टीज पूछी है, तो देखो ये वाला भी आप पढ़ लेना, वैसे इसकी सही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसे आप पढ़ लेना। देखो ये मेन ग्रुप का है, थोड़ा थ्योरी वाला क्वेश्चन है और मैंने पढ़ा नहीं है क्वेश्चन, तो मैं इसको आपको आंसर नहीं बता सकती। हाँ 75 क्वेश्चन है वो पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने फ्लोरीन को इतने कभी डीपली नहीं पढ़ा, बोरोन नाइट्रोजन कार्बन इनको पढ़ा हुआ है, तो मैं उन्हीं का बताती हूँ जिसका हमें क्लियर होता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको बताना है बोरोन का, कि ए क्या, ए भी बताना है, बी भी बताना है और सी भी बताना है। तो चलो मैं इसको बताती हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। हमारे पास क्या है, 3B2H6 है, ठीक है, मतलब डाइबोरेन है, उसके अंदर आपने क्या डाला है, 6 अमोनिया डाला है। अगर मैं कहूँ तो ये हो गया 1:2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर होगी सिमेट्रिक क्लीवेज, अगर आपके पास ऐसा होता है तो सिमेट्रिक क्लीवेज होती है डाइबोरेन की, अगर जो डाटा ज़्यादा है तो वहाँ पे सिमेट्रिक क्लीवेज होती है। और सिमेट्रिक क्लीवेज में आपके पास क्या होगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। बोरोन है, एक बोरोन यहाँ पे गलत बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी बोरोन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हालांकि इसमें से सपोज ये वाला हाइड्रोजन लाइटली बॉन्डेड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होता है ना। तो अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 1:2 की बात कर रहे हो, 1:2 लेकर चल रहे हो, तो आपका जो क्लीवेज होगा वो सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। बट अगर आप दूसरा लेकर चलते हो तब आपका सिमेट्रिकल क्लीवेज नहीं होगा। सिमेट्रिकल क्लीवेज करोगे अगर आप यहाँ से, तो सिमेट्रिकल क्लीवेज में क्या होता है, यू विल बी गेट अ BH2। आपको सिमेट्रिकल क्लीवेज में क्या मिलेगा, BH2 प्लस मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, BH4 नेगेटिव मिलेगा। बट स्टिल यहाँ पर अमोनिया है, तो आपको मिलेगा BH2 तो मिलेगा, साथ में NH3 होल्ट वाइज मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, BH4 मिलेगा। ये कंफर्म है, आपको ए पर ये चीज़ें मिलनी चाहिए थी। तो मैं जरा ए पर चेकआउट करके आती हूँ, है कोई ऐसा। ये 2 ऑप्शन है, देखो बिल्कुल सही बताया हमने, यहाँ तक आ गए। उसके बाद जो आपका ए बन गया, अब आप उसे हीटअप करोगे। आप उसे हीटअप करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगी, B3N3H6 क्या होता है, B3N3H6 क्या होता है, दिस इज अ बोराजीन, आपको बोराजीन मिलेगा, बोराजीन मिलेगा, ट्वाइस ऑफ बोराजीन मिल गया। ये वाली बात भी सही है, दोनों ने यही लिखा हुआ है। बट जब भी आप बोराजीन की बात करते हो, तो बोराजीन के साथ साथ आपके पास हमेशा हमेशा क्या निकल कर आती है, यहाँ पर जो गैस फाइंड आउट होती है वो हाइड्रोजन गैस निकल कर आती है, ना कि नाइट्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि फोर्थ होगा। तो एक बार इस बच्चे ने तो कुछ लगाया नहीं, बाकी हाइड्रोजन इज द राइट ऑप्शन। मैं आपको बता देती हूँ, मेन ग्रुप के अंदर
एक ये जो रिएक्शन यहाँ मैं लिख रही हूँ, मतलब बोरोन जो है, बोरोन की जो ये रिएक्शन है इतनी इंपॉर्टेंट है। अब जैम का पेपर उठाकर देख लो 2021 का, वहां पर इसका क्वेश्चन है। गेट का पेपर उठा के देख लो, वहां पर इसके क्वेश्चन है। बीएचयू का पेपर उठा के देखो, वहां पर इसके क्वेश्चन है। ये वाली जो रिएक्शन है ना बोराजीन से बनने वाली, या बोराजीन को कैसे डायबोरेन की, बोराजीन की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो मैंने आपके सामने कंप्लीट पेपर सोल्यूशन करा दिया है। आई थिंक यूट्यूब पर एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें 1 to 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया, और मैंने आपको पूरे पेपर का क्वेश्चन कराया बिसाइड ओनली 2 क्वेश्चंस जो मेरे को नहीं पता थे। वो थ्योरी वाले होते हैं एंड आई डोंट लाइक टू सॉल्व एनी थ्योरी टाइप क्वेश्चन। कैलकुलेटिव में मुझे मजा आता तो मैंने उन्हें किया, 2 क्वेश्चन मैंने लीव किया, तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आपको एग्जाम ये मतलब मेरा सोल्यूशन कैसा लगा है। मैंने ये उन बच्चों के लिए स्पेशली कराया, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस को डन कर लिया। वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है। मैंने पूरा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वन मोर थिंग इज दैट कि आपको सीयू सेट की तैयारी कैसे करनी है, फिलहाल आपके शायद माइंड में ये भी होगा। सीयू सेट की प्रिपरेशन के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑन माई चैनल। एक बार मेरे चैनल को विजिट जरूर करिए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच और बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब अलियम केमिस्ट्री।